अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? क्या हाल ये है कि ठीक हाल है, मतलब कि अब नेक्स्ट बिग इवेंट जो है ज़िंदगी का वो है इंशाल्लाह रमज़ान। तो रमज़ान की भी प्लानिंग जो है अच्छा, उससे पहले मुझे लगा कि इतवार की हमने प्लानिंग शुरू की थी। क्यों इतवार को? रमज़ान से पहले तो मेरी इतवार वाला ना बड़ी मुझे टेंशन है। इतवार वाले को मैं जानबूझ के बाईपास कर रही हूँ। अभी वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू मच अबाउट इट अनलेस वी हैव आवर एक्सपर्ट्स विद अस। बल्कि कल मुझे कुछ दोस्तों का मैसेज आया, मैंने आपसे पूछ के प्लान बनाना था। उन्होंने कहा कि मिलके मैच देखने का कोई इरादा है, तो मैंने कहा जरूर मैं हुमा से आपको पूछ के कंफर्म करता हूँ। No, not interested. But yes, of course, everybody is कहीं ना कहीं सारी मिल रहे हैं. And yes, you are right. I just wanted to, you know, bypass that and think about other things because tension बढ़ी है. देखो नाना होते होते अब हो रहा है मैच हमारा और इंशाल्लाह वैसे what do you think? You want to place some? नहीं, we're gonna win this match. We're gonna win this one and that's for sure इंशाल्लाह. अब एक है फीलिंग शुरू से आ जाती है और वो इंशाल्लाह अल्लाह करे वो फीलिंग बरकरार रहे. लेकिन इसके अलावा रमज़ान की आप बात कर रही थी, तो रमज़ान में वैसे ही हमारे दिल मुझे लगता है ज़रा नरम हो जाते हैं. एक दूसरे को लोग ज़्यादा दरगुजर करते हैं, करना चाहिए. तो क्या ये भी हो सकता है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई सियासी मुफाहमत की राह हमवार होने की शुनीद हो सके? चलें, अगर सियासी मुफाहमत ना सही, अवामी मफादात के लिए एक दूसरे के साथ चलने के कुछ मुबहम इशारे जो मिल रहे हैं यही वाज़े हो जाएं रमज़ान में या उससे पहले? समथिंग टू थिंक अबाउट. खास तौर पर अगर हम ये बताएं कि 8 फरवरी का दिन पुरअमन तौर पर गुजर जाने के बाद हुकूमत माजी के मुकाबले में PTI पर थोड़ा बहुत जो है वो एतमाद करने को आमादा नजर आ रही है. एटलीस्ट ये कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हमें बता रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत ही सही, लेकिन 2 दिन पहले इमरान खान से उनके वकील की मुलाकात करवाई गई एंड दैट वाज एक्चुअली यू नो, वरना तो आपको पता है पिछले कुछ महीनों से कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था. सो दैट इज समथिंग. और ऐसी इतलात भी हैं कि PTI की तरफ से हुकूमत को अगर किसी नए इम्तिहान में ना डाला गया तो इमरान खान से मुलाकातों पर आयद पाबंदी का मामला भी सुलझ सकता है. ये भी जरूर कहा जा रहा है कि इमरान खान की आंख के इलाज का इशू शायद मिसहैंडल किया गया है. अगर ये सारा अमल PTI को एतमाद में लेकर हो जाता तो गैर जरूरी तौर पर शुकूक व शुबहात पैदा ना होते, जैसा कि अब तहरीक इंसाफ तशवीश जाहिर कर रही है. इमरान खान की आंख का मसला, अब ये मसला हमारे ख्याल में पिछले 6 महीने से चल रहा है, लेकिन उसका इन्होंने जो जेल का डॉक्टर है उसी ने कोई आई ड्रॉप्स देता रहा और उससे मेरा ख्याल में मजीद खराब हो गई है. अब वो कह रहे हैं कि जी हम पिम्स में जाके कोई टीका लगवा दिया, ये जो उन्होंने गवर्नमेंट ने बताया था, लेकिन जब वहाँ स्पेशलिस्ट कोई नहीं है तो कैसे हो सकता है कि ये इमरान खान का इलाज सही हो रहा और उनकी आंख जाए होने का खर्चा ना हो. इंसानों को ये पता होना चाहिए कि अगर उनकी आंख को कुछ होता है, और ये जो डरपोक लोग बैठे हुए हैं जो इमरान खान को पहले तो नाहक कैद में डाल दिया, फिर इतने डरे हुए हैं कि इमरान खान को रात की तारीकी में छुपा के लेकर आते हैं, इतने खौफजदा हैं कि उनको ये डर है इमरान खान की आंख बचाने की बजाय खौफजदा ये है कि इमरान खान नजर ना आ जाए किसी को. अच्छा, अब ये आपको बताएं कि उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का रवैया भी सियासी तलखियों का लेवल कम करने के लिए कदरे हौसला अफजा साबित हो रहा है और सुहेल आफरीदी अब ज़्यादा सियासी मेचोरिटी का मुजाहिरा भी कर रहे हैं. और पहले उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बुलाई गई मीटिंग में शिरकत की और फिर मंगल को अमन व अमान से मुतालिक पेशावर में होने वाले इजलास में शरीक हुए और ये भी कहा कि वो सूबे और अवाम के मफाद में वफाक और इदारों के साथ काम करने पर तैयार हैं. ये बड़ी बात है, पहले ऐसी बातें नहीं होती थी. और साथ ही PTI के कुछ रहनुमा ऐसे भी जो अभी तक मार्च की धमकियां दे रहे हैं, मतलब फैसला करने भाई कि क्या करना चाहते हैं. सुन लें. प्राइम मिनिस्टर ने 48 घंटे पहले उस मुलाकात से पहले रब्ता किया CM हाउस से कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मिलना चाहते हैं. जब PM की कॉल आई, इन्विटेशन कबूल की, वो मुलाकात हुई. वो एक गैर सियासी मुलाकात थी. जहाँ तक लॉन्ग मार्च की आप बात कर रहे हैं तो कंटेनर पे हम किसी भी टाइम चढ़ सकते हैं और कंटेनर का मुंह हम किसी भी शहर की तरफ कर सकते हैं. मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का बयान अपनी जगह, मगर चेयरमैन PTI गौहर अली खान चंद दिन पहले साफ कह चुके हैं कि इमरान खान ने कह दिया है कि अब वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई का हुक्म नहीं देंगे. गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी समझते हैं सुहेल आफरीदी अब दुरुस्त ट्रैक पर चल पड़े हैं, अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा. अगर हमें सूबाई हुकूमत ये मशवरा देती है कि हम अफगानिस्तान से बातचीत करें या हम मिलिटेंट से बात करें या उन लोगों से बात करें जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, जो रियासत को नहीं मानते, तो
सूबा वफाक से बात क्यों नहीं करता अपने सूबाई मसाइल के लिए? तो अच्छी बात है कि अच्छे बच्चे कहें अच्छे ट्रैक पे चढ़ गए हैं। अगर सीएम साहब ने वज़ीर-ए-आज़म साहब से जो है वो मीटिंग की है तो एक सूबे की बेहतरी के लिए, उससे पहले उन्होंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग की, और हम बार बार कह रहे थे कि अगर आपको ऑपरेशन के हवाले से या सिक्योरिटी के हवाले से कोई बात करें तो यू आर द हेड ऑफ इट, और आप कॉल करें एपेक्स कमेटी की मीटिंग। उन्होंने कॉल की है। फिर कल भी वज़ीर दाखिला साहब आए थे और सीएम साहब थे और बाकी जो एपेक्स कमेटी के मेंबरान थे वहाँ पर मौजूद थे। जो शख्स भी जो पार्टी भी हमारे सूबे के अमन-ओ-अमान के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए, सूबे की खुशहाली के लिए बात करेगा, हम उनके साथ शाना बशाना खड़ेगा। चलिए, अच्छी बात है। हुकूमत से मुतालिक तहरीक इंसाफ के कितने ही शदीद इख्तलाफात क्यों ना हो, लेकिन PTI इस वक्त असम्बली में मौजूद भी है, निज़ाम का हिस्सा भी है, और हुकूमत अगर इमरान खान की आँख के इलाज और साथ जो मुलाकातें हैं उस पर आए पाबंदी के मामला बेहतर अंदाज में हल कर ले तो मुज़ाकरात के रास्ते भी खुल सकते हैं। थिंग्स कैन गेट बेटर, लेकिन ये सारे फैसले जो है ना हुकूमत को ही करने होंगे। हाँ, और ठहराव के इस माहौल में बड़ा फैसला बहरहाल हुकूमत ने ही करना है। आप ठीक कह रही हैं। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं, हुकूमती राय ही लेते हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह मुशीर हैं, वज़ीर आज़म के बराए सियासी उमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, 8 फरवरी गुजर गई है, हुकूमत के बड़े इशारा देते रहे थे कि इसके बाद कुछ नरमी होगी, इमरान खान साहब से मुलाकातें भी खुलेंगी। सो अभी तक तो एक वकील साहब को ही इजाज़त मिली है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, चीफ जस्टिस के हुक्म पर, एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट। क्या उम्मीद रखें आज और आने वाले दिनों में इमरान खान की फैमिली, सियासी लोग, खास तौर पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलने की इजाज़त मिल जाएगी? सर देखें, जहाँ तक 8 फरवरी का तल्लक है तो 8 फरवरी की जो कॉल थी PTI की, ये बग़ैर किसी तैयारी के थी और बिल्कुल इन्होंने जो है वो एक बिला जवाज़ जो है वो सूरत हाल को कशीदा किए रखा। मुख्तलिफ़ सूबों के जो है वो दौरे किए और KPK में जलसे वगैरह करके लोगों को जो है वो उकसाते रहे इस बात पे कि 8 मई को आप सब बाहर निकलें और बंद कर दें और जो है वो गिराव करें। जिस तरह की गुफ्तगू अलीमा खान साहबा ने कोई एक दिन पहले भी की थी। तो इनकी 8 फरवरी की जो तहरीक है वो नाकाम नहीं बल्कि टोटल फेलियर हुआ है और लोगों ने जो है वो बिल्कुल इनकी जो है वो एजिटेशनल सियासत से जो है वो लोगों ने बेजारगी का और अलहदगी का जो है वो एहसास दिलाया है। तो इसका एक तो PTI को नुकसान होगा और अगर इससे उनके रवैयों में तब्दीली आती है तो यकीनन फिर उसके मुस्बत असरात होंगे। लेकिन अगर जैसा अब सुना जा रहा है कि उन्होंने अब एक ट्रक तैयार कर लिया है उधर KPK में कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि लॉन्ग मार्च या मौत, तो फिर अब अगर वो दोबारा जो है वो लॉन्ग मार्च और मौत की तलाश में निकलने का इरादा रखेंगे तो फिर उसके मुताबिक ही जो है वो मामला जो है वो आगे चलेंगे। और वो कह रहे हैं उसका मुंह मोड़ के वो कहीं भी उसको ले जा सकते हैं। खैर ये बताएं राना साहब कि हुकूमत इस मामले पर किसी हद तक लचक दिखा रही है, तो फिर बानी PTI की सेहत वाला मामला जो है वो बहुत बुरी तरह एक्चुअली वो मिसमैनेज हुआ है। वो आंख के इलाज के लिए अस्पताल ले जाने वाला इशू जो था वो बता देते, अगर उन लोगों को एतमाद में ले लेते, शकूक तो ऑब्वियसली फिर पैदा होने ही थे कि इधर क्या हो रहा है। तो क्या अब उनका मुकम्मल इलाज उनके अपने डॉक्टर से करवाने के लिए सहूलत देने का वक्त आ गया है? आपको ये लगता है? क्योंकि जेन्युइन मेडिकल इशू अगर हो तो इतना रिलीफ तो बनता ही है फिर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी आँख का जो है वो इशू हुआ और उस इशू की जैसे ही जो जेल में उनका मेडिकल डॉक्टर्स करते हैं और डेली होता है उनका मेडिकल चेकअप भी, तो जब उन्होंने निशानदेही की तो उनका पाकिस्तान में मौजूद बेहतरीन जो आँख के डॉक्टर्स हैं, यानी प्रोफेसर जो PIMS के हैं, तो उनसे उनका जो है वो इलाज करवाया गया और उन्होंने जिस तरह से सजेस्ट किया उसी के मुताबिक जो है उनका पहले जेल के हॉस्पिटल में मुआयना हुआ,
और उसके बाद फिर एक प्रोसीजर जो कि कोई इंजेक्शन वगैरह लगता है, तो वो पिम्स में रिक्वायरमेंट थी, तो वहाँ पे उनको ला के तो वो ट्रीटमेंट जो है वो करवाई गई। तो इसलिए उनके इलाज में कतन ना कोई उसको मिसमैनेज किया गया है, ना उसमें कोई कोताही बरती गई है। जो बेहतरीन इलाज मैसर था और जो मतलूब था उसके मुताबिक उनका इलाज जो है वो किया गया है। तो बाकी घर के डॉक्टरों वाली तो बात कोई नहीं बनती। घर के डॉक्टर किसके होते हैं, और या घर के डॉक्टरों से उन्होंने इलाज कहाँ से करवाना है। जो डॉक्टर्स उनके मर्ज़ से मुतल्लिका हैं उनसे उनका इलाज ऑलरेडी हो रहा है, और अगर उसमें कोई बेहतरी की उनकी तरफ से कोई डिमांड आती है कि जी वो किसी डॉक्टर से जो है वो अपना फर्दर जो है वो डायग्नोज या फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तो वो उनको हक़ हासिल है कि वो अदालत में जाएं और इस बारे में पिटीशन दायर करें। अच्छा राना साहब, अब जब ये सब कुछ हो रहा है, इसी दौरान तज्ज़िये या अफवाहें भी गर्म हैं कि बानी PTI 9 मई पर माफ़ी मान चुके हैं, माफ़ी मांगने का, और इसलिए NRO के रास्ते जो हैं वो भी शायद खुल सकते हैं। क्या हुकूमत इस इशू पर कोई संजीदा बातचीत आगे बढ़ा रही है, बढ़ाना चाहती है, या आप इन अफवाहों या इन तज्ज़ियों की तरदीद करेंगे इस मौके पर? जी, टू माई इंफॉर्मेशन जो है वो मैं इस बात की बिल्कुल तरदीद करूँगा। कोई ऐसा मामला जो है वो टू माई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, अब ये बता दें कि जहाँ सियासत में ये सब चल रहा है वहाँ बलूचिस्तान का मसला अभी अब मज़ीद तवज्जो जो है वो ऑब्वियसली इट नीड्स अटेंशन। तो सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा मंजूर हो जाने के बाद तासुर है कि अब हुकाम किसी सियासी हल का ऑप्शन जो है वो साइड पर रख चुके हैं। क्या यही सच है और यही सोच है आप लोगों की भी? नहीं, देखें, सियासी हल जो है वो क्योंकि अख्तर मेंगल साहब बावजूद तमाम तर कोशिश के इस्तीफ़ा वापस लेने या अदालत या हाउस में आने से तो वो इनकारी थे। तो किसी भी हलके को आप किस हद तक या कितनी देर तक जो है वो नुमाइंदगी से महरूम रख सकते हैं। लेकिन इससे कतन ये मुराद नहीं लिया जाना चाहिए कि सियासी हल से हुकूमत जो है वो कुछ दूरी अख्तियार कर रही है। जो बलूचिस्तान का सियासी हल है, जो बलूचिस्तान के सियासतदान हैं, जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन सब के साथ गवर्नमेंट जो है वो बैठने को तैयार है, मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये पिछले दिनों जब वज़ीर-ए-आज़म साहब तशरीफ़ ले गए थे तो मैं भी उनके साथ था। तो वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हाउस में जो हॉल है तो उसमें आलमोस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी थी। JJI के लोग वहाँ पे थे, अपना जो है बाप पार्टी के लोग वहाँ पे थे, जमात इस्लामी के मेंबर भी गालबन वहाँ पे मौजूद थे, शायद एक आध मेंबर है उनका। तो इसी तरह से JJI के लोग वहाँ पे मौजूद थे, डॉक्टर मालिक साहब वहाँ पे मौजूद थे। तो सभी के साथ जो है वो वहाँ पे बैठ के जो है वो बात हुई है। तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ उनको हमेशा एंगेज रखा गया है। एंगेज रखने की जो है वो पॉलिसी भी है, कोशिश भी है। वहाँ का मसला तो जो है वो दहशतगर्दी है। दहशतगर्द जो हैं वो किसी सियासी हल की डिमांड नहीं करते, उनका कोई मुतालबा नहीं है। वो तो रियासत के ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। वो बेगुनाह लोगों के खून में अपने हाथ रंगे हुए हैं। वो बेगुनाह लोगों को जो है वो कत्ल और शहीद करते हैं। तो उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात वाली बात जो है वो मुनासिब नहीं है। उनका यही हल है कि उनको एलिमिनेट किया जाए और उनके ख़िलाफ़ जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और मुसल्लह अफ़वाज जो ऑपरेशंस कर रही हैं उसके पीछे पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। और इस बारे में पूरी कौम में कोई अभाव नहीं बल्कि पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए। जाफ़र एक्सप्रेस को अगवा करने और वहाँ पे लोगों को, बेकसूर लोगों को जो है वो हलाक करने, कत्ल करने, ग्वादर में लेबर कॉलोनी में दाखिल होकर बच्चों समेत पूरी फैमिली को हलाक करने,
शहीद करने वाले लोगों जो के साथ किस किस्म के मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो उसके ऊपर स्टेट की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। गवर्नमेंट पूरी तरह से जो है वो अपनी मुसल्लह अफवाज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ खड़े हैं। बाकी जहाँ तक सियासी इश्यूज़ का तल्लक है, वो जो भी है उनके साथ बिल्कुल जो है वो बात करने, मुज़ाकरात करने, उनको रिज़ॉल्व करने के लिए जो है वो PMLN बतौर सियासी जमात के भी और मौजूदा गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप वो भी शहबाज शरीफ तैयार है। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। सेनेटर राना सनाल्लाह हमारे साथ थे, मशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर। बहुत सी बातें थी जो उनसे हो गई। वी हैव टू टॉक अबाउट द मैच यस्टरडे। अगर आप लोगों ने देखा साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के, मतलब कि वो मतलब जो कमेंटेटर्स भी थे ना, तो उनका भी कह रहा था कि हमने ऐसा मैच कभी नहीं देखा। 2 सुपर ओवर्स हुए, किसी ने भी नहीं देखा वैसे तो। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मतलब दे वर प्लेइंग थ्रू द हार्ट एंड द गट एंड गनिंग फॉर इट। और ये शुरू के मैचेस की बात हो रही है। अगर मुकाबला इतना सख्त शुरू में हो जाए तो बाद में क्या होने वाला है। अच्छा, वैसे अभी तक तो आपको पता लग गया होगा, लेकिन इन केस आपको नहीं पता तो ICC वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी है। बैड लक फॉर अफगानिस्तान। लिटरली मैच का फैसला, यू नो, इट कुड बी एनीबॉडीज मैच। मतलब कि इसलिए मैं तो अफगानिस्तान को भी कहूंगी कि वो भी जीते ही हैं इस मैच में जिस तरह वो खेल रहे थे। हाँ, मैच का फैसला 2 सुपर ओवर्स के बाद हुआ। मतलब एक सुपर ओवर तो हमें समझ आता है ना, सुपर ओवर मतलब सुपर से भी ऊपर वाला ओवर जो था ना वो हुआ। और मैच में पहले जनूबी अफ्रीका ने बैटिंग की, 6 विकेटों पर 187 रन बनाने में कामयाब रही। अब हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने जारहाना बैटिंग की, 84 रन 42 गेंदों पर 7 छक्कों की मदद से बनाए। आखिरी विकेट पर आखिरी ओवर में 13 रन दरकार थे। 3 गेंदों पर जीत के लिए 2 रन दरकार थे, मगर फजलुल हक फारूकी चौथी गेंद पर 2 रन बनाने की कोशिश में विकेट गंवा बैठे और फिर हुआ सुपर ओवर। फिर अफगानिस्तान ने पहला, अच्छा, फिर अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए और जनूबी अफ्रीका के स्टब्स जो हैं उन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच फिर टाई कर दिया। 17-17 हो गए। फिर दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 23 रन 23 रन स्कोर किए। 24 रन की ताकुब में अफगानिस्तान के ओपनर इब्तदाई 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना सके। वैसे तो उसको भेजना ही नहीं चाहिए था, बट एनीवे। लेकिन फिर रहमानुल्लाह गुरबाज ने मुसलसल 3 छक्के लगाकर मुकाबला इंतहाई दिलचस्प कर दिया। बिल्कुल एनीबॉडीज गेम हो गई उसके बाद, मगर फिर आखिरी गेंद पर गुरबाज आउट हो गए और साउथ अफ्रीका ने मैच दूसरे सुपर ओवर में 4 रन से जीत लिया। सिर्फ एक चौका चाहिए था और ऑनेस्टली एक और बॉल होती ना तो इन्होंने वो चौका भी मार देना था और फिर तीसरा सुपर ओवर भी हो सकता था। बट इट वाज quite entertaining. It was very entertaining and yes, काफी hard luck for Afghanistan. Hard luck, but definitely. they did try well and they did They play played well. very well. They I mean, वो एंड में ये हो गया था कि बस किसी का भी दाव लग जाए, वो वाली बात है। कराची में हुकूमत की जानिब से जो बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन्हें मेगा प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है, इनमें एक करीमाबाद का मशहूर अंडरपास है। हाँ, पता है। जिस पे मेयर कराची वैसे काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं हमारे स्टूडियोज़ में। जब वो इससे पहले दफ़ा भी आए थे तब भी उन्होंने कुछ डेडलाइन दी थी। बल्कि मुझे तो लगता है हमेशा से हम इस पे बात करें तो इसकी एक अंडरपास की तकमील के लिए पता नहीं कितनी बार तारीखें जो हैं वो दी गई हैं और कोई ख़ास वजह बताए बगैर ताख़ीर हो जाती है। बताते नहीं है कि एक्चुअली क्या हुआ इस बार। तो आखिरी मरतबा ये कहा गया था कि रमज़ान में इस अंडरपास में ट्रैफिक रवा दवा होगी और इसके कितने चांसेस हैं, एक्चुअल चांसेस कितने, ये हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं अफजल नदीम डोगर दिखा रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची सेंट्रल के इलाके करीमाबाद में मीना बाज़ार अंडरपास, जो 23 दिसंबर 2023 को काम शुरू हुआ था। इस पे 10 महीने में मुकम्मल होना था और अक्टूबर 2024 में इसका इफ्तिताह होना था। जो काम शुरू हुआ उसकी तेज़ी ऐसी काम की नहीं थी कि मुकर्रर वक्त पे होता, लिहाजा इसके जो इफ्तिताह की तारीख थी आगे दे दी। फिर उसके बाद नहीं हुआ, फिर आगे दे दी, 5 मरतबा तारीख पे तारीख। और आज मैं आया हूँ यहाँ देखने के लिए कि शायद मुकम्मल हो गया हो, क्योंकि फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में मेयर कराची ने कहा था कि इसका इफ्तिताह कर देंगे। 1.35 अरब का ये मंसूबा ताखीर की वजह से दुगने से जायद लागत का बन चुका है। अब तक फरवरी पहला हफ्ता 5वीं या 6ठी ये डेडलाइन थी मेयर कराची की जानब से, वो भी गुजर गई। देखते हैं, मजदूरों से बात करके देखते हैं, शायद हमें वो कोई एक्चुअल सिचुएशन बता सकें। ये जितना डिले हो गया वो के इलेक्ट्रिक वजह से इसलिए कि देखो अभी आपके सामने है, ये पाइप अभी भी लगे हुए हैं, इसमें 11,000 बिजली है। तो हम फिर भी करा के खुदाई तो निकले हम,
लेकिन बहरहाल अभी इस पे छत आएगा फिर भी हम ये गार्डर जो नहीं रखा है ना, हमने ये के इलेक्ट्रिक वाला वो चल रहा था, अभी काट दिया, कल काटा है, वरना ये ट्रैक पूरा खुला हुआ था। अभी आगे ट्रैक है ना, ये मीना बाज़ार के साथ, ये पूरी की पूरे क्लियर है, लेकिन बीच में जो खंबे खड़े हैं वो अभी तक खड़े हुए हैं। इन लोगों को पेमेंट हो चुका है, लेकिन हमारा रुकावट वो दूर नहीं कर रहा है। तो इंशाल्लाह ये रमज़ान से पहले हम ये ऊपर ट्रैक खोल देंगे। जहां हम अभी खड़े हैं इसके नीचे भी अंडरपास है, आपका कहना है? हाँ, ये देखें तो ये जो है ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, बस ये गार्ड रख लेंगे ना, कंप्लीट है, परिकास्ट है, वो भी परिकास्ट छत है, वो रख देंगे, फौरन चालू है। नाजरीन, मार्च का पहला हफ्ता अरबाब ने दे दिया है। देखें, मजीद भी आपको दिखाते हैं कि नीचे काम कहां तक हुआ है। जी नाजरीन, ये देखें, ऊपर अरबाब बता रहे थे तो मैं बड़ा खुश हो गया कि नीचे मुकम्मल है। कोई मुकम्मल नहीं है, सड़क नहीं बनी नीचे, रंग का बताया था कि खाली रंग हो रहा है। ये देखें, रंग का काम भी चल रहा है और आगे ये तकरीबन 1.2 किलोमीटर का मुकम्मल है ये जो बनेगा। मैं नहीं समझता कि रमज़ान से पहले कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए कि इसका इफ्तिताह हो जाए। उसको अगर हम छोड़ भी दें, इस एक ट्रैक का मुझे नज़र नहीं आता कि इफ्तिताह हो सकता है हफ्ता 15 दिन के अंदर अंदर। मार्च का ये कह रहे थे कि मार्च के मतलब कि हालात देखें उसके क्या हैं, जितना बन गया होगा वो भी अब तक खराब हो गया होगा, उसको भी दोबारा से थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी। किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन है कि इसकी क्या है? वो बता रहे हैं कि जी वो के इलेक्ट्रिक की वजह से। कितना मुश्किल काम है एक गवर्नमेंट के लिए, एक सिटिंग गवर्नमेंट के लिए कि इलेक्ट्रिक से खंबे इधर उधर कराना। मतलब लिटरली ये काम तो अगर कोई हायर अथॉरिटी में से एक टेलीफोन कर लेना कि दिस अंडरपास इज इंपॉर्टेंट एंड वी आर बीइंग डिलेड फॉर मंथ्स नाउ, दिस इज नॉट मेकिंग सेंस, दिस इज नॉट बिलीवेबल। और जब पूरा प्लान बना होगा तो तब भी खंबे शंबों का तो फैसला हो ही गया होगा ना कि क्या करना है, तो अब तक क्यों नहीं हो रहा? अजीब व गरीब किस्म की, या तो कोई सॉलिड रीजन हो ना तो बंदा मान भी ले, लेकिन यहाँ एक्सक्यूजेज हैं, रीजंस नहीं हैं। और आपको इधर बता दें, इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस प्लेस, तो यहाँ एक गर्ल्स कॉलेज भी है, यहाँ एक अस्पताल भी है। मतलब ये बिल्कुल ये जो सारे अंडरपास ये खुदा हुआ है और पूरी मीना बाजार मार्केट, मतलब कि इट इज अ बिजी प्लेस जहाँ ये हालात हैं। लोगों की जिंदगी तो मुतासिर हो ही रही है, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, और ये बन भी जाएगा ना लिटरली, तो ये ऐसा कच्चा पक्का सा इफ्तिताह होगा। एंड लुक एट द कलर दैट वाज यूज्ड। मेरे एस्थेटिक्स ही तो चलो बाद में बात छोड़ दो, छोड़ ही दें, वो तो बन ही जाए, बड़ी बात है, नहीं सकता, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई खूबसूरत चीज़ होगी। अच्छा जी, आपको ये पता होगा और हमारे शो से तो पता चल ही गया होगा कि बांग्लादेश में हालिया तारीख के अहम तरीन आम इंतखाबात आज हो रहे हैं। टुडे इज़ इलेक्शन डे इन बांग्लादेश। पोलिंग जारी है और वोटर्स में जोश व खरोश जो है वो पाया जा रहा है। दिस इज़ व्हाट दे आस्क्ड फॉर एक्चुअली। और साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की अगस्त 2024 में इक़्तिदार से बेदखली के बाद मुल्क में ये पहले इंतखाबात हैं और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। टीम जियो भी वहाँ मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया इसे कवर कर रहा है, भारत का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। शेख हसीना को मुल्कगीर तलबा तहरीक और एहतजाज के बाद इक़्तिदार छोड़कर भारत फरार होना पड़ा था, अभी तक वहीं मौजूद है। बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात को जेनरेशन जेन जी से इंस्पायर्ड दुनिया का पहला इलेक्शन भी कहा जा रहा है। शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश की अपोजिशन जमातें इंतखाबात के दौरान सड़कों पर कम ही दिखाई देती थीं। हर तरफ उन्हीं की जमात का इंतखाबी निशान, उन्हीं के पोस्टर्स होते थे, और या फिर अक्सर दीगर जमातें बायकॉट कर देती थीं क्योंकि शदीद, आपको पता है, रिगिंग के इल्ज़ाम भी लगते थे। मगर आज बांग्लादेश में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सबको कैंपेनिंग का मौका मिल रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला भी मुतवक्के है। जनजी और जमात इस्लामी के दरमियान एक सियासी तौर पर ज़्यादा हम आहंगी भी देखने में आ रही है। एक किलाब कह लें आप या इल्हाक कह लें। शेख हसीना की अवामी लीग पर पाबंदी लग चुकी है। शेख हसीना की बरतरफी के बाद बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत कायम की गई है, जिसकी क़यादत नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियत मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। और आज के इंतखाबात में जनरेशन जी के वोट को बहुत अहम समझा जा रहा है कि जो कि कल वोटर्स का तकरीबन 1/4 हिस्सा बनता है। और तज्जियाकारों के ख्याल में 12 करोड़ 80 लाख बांग्लादेशी वोटर्स के लिए सबसे बड़ा मसला बदउनवानी है और इसके बाद महंगाई का नंबर आता है। तो ये इनके मेन इश्यूज़ हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुबह 7:30 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी और हुकूमत बनाने के लिए किसी जमात या इत्तेहाद को 300 बराह रास्त मुंतखब नशिस्तों में से कम 151 नशिस्तें जो है वो हासिल करना होंगी। सो 1 more than half। और बांग्लादेश में इनकलाब की इसी कैफियत के बाद पुरअमन जो है वो इक़्तिदार होने जा रहा है। और
दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो वी नीड टू फाइंड आउट हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी, दिस इज परहैप्स द फर्स्ट टाइम कि हमारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं फॉर द टू कवर द इलेक्शंस। एजाज सईद हमारे नुमाइंदा खुसूसी वहाँ मौजूद हैं। एजाज, वी हैव बीन फॉलोइंग योर कवरेज सिंस यस्टरडे। बताइएगा अभी आप कहाँ मौजूद हैं, क्या माहौल है, व्हाट आर द टाइमिंग फॉर पोलिंग? टाइमिंग्स तो खैर हमने बता दी हैं। अच्छा, हाँ, पहले सुबह 7:30 से 4 बजे तक। 4 बजे तक एजाज बताएं, और फिर आप पहले तो माहौल बता दें और फिर हम आपसे, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी होते रहते हैं इलेक्शंस, हम एक कंपैरिजन भी चाहेंगे एक माहौल का। जी बहुत शुक्रिया हुमा, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कंपैरिजन का। पहली बात तो ये कि ढाका में बड़ा गैर मामूली इलेक्शन है और गैर मामूली माहौल है, लोग बड़े इंथुजियास्टिक हैं क्योंकि ढाका में और पूरे बांग्लादेश में जो आखिरी इंतखाबात हुए साल 2009 में, फिर साल 2013 में, फिर साल 2018 में और साल 2024 में 2024 में, तो उन इंतखाबात तमाम के ऊपर एक सवालिया निशान था और रिगिंग के बड़े शदीद इल्जामात थे। और रिगिंग के इल्जामात आप देखिए इतने थे कि जब 2020 में 2024 में जुलाई की कैंपेन चली, मूवमेंट चली, तो उसमें एक इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनके गले में जूतों का हार डालकर उनको परेड कराया गया, सड़कों के ऊपर परेड कराया गया। इतना गुस्सा था लोगों में कि उनका जो मैंडेट है वो चोरी किया जाता था। तो ये सूरत हाल थी। अब लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस की बहाली के साथ साथ एक बात और भी अहम है कि जो शेख हसीना वाजिद है, जो कि अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 20 साल मुसलसल एक हुक्मरानी करती रही, 15 साल मुसलसल और 5 साल उसके अलावा, तो 20 साल वो यहाँ पर हुक्मरान रही। वो भारत जा चुकी है, उनकी जमात यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सक रही या उसे करने नहीं दिया जा रहा क्योंकि उसकी जो रुकनीयत है उसे मुअत्तल कर दिया गया है, जो उसकी रजिस्ट्रेशन है उसे मुअत्तल कर दिया गया है। एक बात तो ये ओवरऑल जो सारी जमातें हैं और अवाम पब्लिक एट लार्ज वो शेख हसीना और अवामी लीग से नाराज बड़े हैं, और शेख हसीना और अवामी लीग से नाराजगी के साथ साथ वो भारत से भी नाराज है क्योंकि भारत ने शेख हसीना को प्रोटेक्शन दी है, भारत के पास है वो, तो इसलिए यहाँ पर जो फिजा है तो इतनी अच्छी भारत के लिए भी नहीं है और शेख हसीना के लिए भी नहीं है। अब आ जाते हैं इलेक्शन के जो मेन कॉन्टेस्ट है उसके ऊपर। 12,77,000 रजिस्टर्ड वोटर हैं और इन 12,77,000 रजिस्टर्ड वोटर्स में 45 लाख प्लस वोटर्स जो है वो नौजवानों को शामिल किए गए हैं। अगर मजमूई तौर पे 300 नशिस्तों के ऊपर इन 45 लाख वोटर्स को आप डिवाइड करें तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन जगहों पर कांटेदार मुकाबला है ये वोटर्स जो जनरेशन जी के हैं वो एक फर्क डाल सकते हैं। लेकिन अहम बात ये है कि ये जो जनरेशन जी जिसकी आपने बात की, नौजवानों की जो एक मूवमेंट थी, उस मूवमेंट ने बाद में एक पार्टी भी बना दी, उसे नेशनल सिटीजन पार्टी कहा जाता है। नाहीद इस्लाम उसके सरबराह हैं और ये जो नाहीद इस्लाम है और इनकी नेशनल सिटीजन पार्टी ये हमायत कर रही है जमात इस्लामी के डॉक्टर शफीकुर रहमान जो कि जमात इस्लामी को लीड कर रहे हैं और जमात इस्लामी का पूरा एक बैकग्राउंड है। नहीं तो नेशनल सिटीजन पार्टी बराह रास्त इंतखाबात में इनके उम्मीदवार खड़े हुए हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, या फिर इनकी सीट एडजस्टमेंट है जमात इस्लामी के साथ, या उनके साथ ये इल्हाक कर चुके हैं, मतलब जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने जमात इस्लामी को सपोर्ट किया है। जमात इस्लामी की सरबराही में एक इत्तेहाद बना है जिसमें मुख्तलिफ जमातें, तकरीबन 11 के करीब जमातें हैं जमात इस्लामी के इत्तेहाद में। हर जमात की अपनी इंडिविजुअल एंटिटी मौजूद है, लेकिन उनके पास इतने उम्मीदवार नहीं है कि वो पूरे मुल्क में खड़े कर सके। वैसे जमात इस्लामी ने भी कमोबेश 224 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, जबकि जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उसने 288 नशिस्तों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। 300 में से 299 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, एक पर इलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि उम्मीदवार एक नशिस्त पे वफात पा गया था। 273 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। अगर पूरे मुल्क में कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 2000 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं पूरे मुल्क में। तो ये यहाँ पर सूरत हाल है, गैर मामूली सिक्योरिटी है, लोग बड़ी तादाद में
लाइनें बना रहे हैं, कतारें। सुबह हम 7 बजे पहुंच गए थे। पूछा था माहौल का क्या फर्क है जो आप हम जाहिर है अपने इलेक्शंस हमने कवर किए हैं, देखे हैं, इतने इलेक्शंस देख चुके हैं, आप भी कितने कवर कर चुके हैं। What is the difference that you feel around you? And also जरा कंपैरिजन खवातीन के हवाले से भी बताइएगा कि खवातीन भी वहाँ आपको टर्नआउट वगैरह मिल रहा है। जी अगेन वो आपने सवाल मुझे रिपीट किया, बहुत ही अच्छा सवाल हुमा आपका भी और हमारे दोस्त अब्दुल्ला का भी। देखिए कंपैरिजन जो सबसे बड़ा मुझे लगा ना, वो सबसे बड़ा कंपैरिजन ये है कि हमें इलेक्शन में जो बेशबहा इस्तेमाल था ना पैसों का, वो हमें नजर नहीं आया। 25 से 30 लाख रुपए पाबंदी लगाई हुई है उन्होंने कि आप इससे ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। और उसके लिए भी वोटर्स की शर्त है कि अगर आपके जो वोटर्स हैं वो 2.5 लाख से ज्यादा हैं तो तब आप 30 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, और अगर 2.5 लाख से कम है तो फिर आप इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने बाद में जो इलेक्शन का ऑडिट सिस्टम भी एक बनाया हुआ है कि 30 दिन के अंदर जितने भी इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं उन्हें लिख के तहरीर करके देना होगा कि उन्होंने कितने पैसे कहाँ खर्च किए। टका है इनकी जो करेंसी, तो वो टका के एतबार से ये मैं बात कर रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ पर। पैसा बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा। पैसे का ज़ाहिर है इंतखाबात में अमल दखल होता है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में होता था बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े जलसे हैं यहाँ पर, लेकिन उस तरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं है। जो कारवान चलते हैं, गाड़ियों की रैलियां, मोटरसाइकिलों की रैलियां, वो नहीं है। लोग पैदल निकलते हैं, लोग कैंपेन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, झंडे उठाए होते हैं, बैनर्स उठाए होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करते। आम यहाँ पर लोकल जो गाड़ियां हैं वो इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान में तो इम्पोर्टेड गाड़ियां बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं और लग्जरी गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, तो यहाँ पर वो नहीं है। दूसरी ख्वातीन के बारे में जो हुमा आपने बात की, देखिए ख्वातीन यहाँ पर मर्दों के शाना बिशाना काम करती हैं, बड़ी एक्टिव हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इलेक्शन के प्रोसेस में देखें तो गुज़िश्ता अगर 40 साल की सियासत देखें तो इस 40 साल की सियासत 2 ख्वातीन के गिर्द ही घूमती रही। एक तरफ खालदा ज़िया थी और दूसरी तरफ शेख हसीना। लेकिन ग्राउंड के ऊपर आप इलेक्शन कैंडिडेट की बात करें तो आप देखिए पूरे मुल्क में 2000 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं। अगर जो कैंडिडेट्स इलेक्शंस की कैंडिडेट की बात करें, उनमें सिर्फ 83 कैंडिडेट्स हैं जो कि ख्वातीन है, यानी कि जो जनरल इलेक्शन है। इसके अलावा 50 जो रिजर्व सीटें हैं वो भी ख्वातीन के लिए हैं, यानी कि 300 तो वो मेंबर्स होंगे जो डायरेक्ट इनकी पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब होंगे। लेकिन उन 300 के बाद 50 ख्वातीन रिजर्व सीटों के ऊपर भी हैं और 4 टेक्नोक्रेट्स हैं। तो जो 300 का इलेक्शन हो रहा है, जनरल इलेक्शन जो हो रहा है, उसमें जाती शमशोद जो कि इनकी पार्लियामेंट का नाम है, उसकी कंटेस्ट जनरल इलेक्शन के लिए सिर्फ 83 ख्वातीन है। तो ख्वातीन इलेक्शन लड़ने के एतबार से कम है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर काम करते हुए हमें दिखती हैं और बहुत ज्यादा उनकी प्रेजेंस है। अच्छा, कोई भी पार्टी आपने क्या एसेस किया इस पोजीशन में है कि सोली हुकूमत बना पाए? अगर हम इत्तेहाद की बात करें, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात इस्लामी का, जमात इस्लामी कह रहे हैं जी अपनी तारीख की सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है, पता नहीं हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है नहीं आती है, या BNP और JI का इत्तेहाद का कोई इम्कान भी है कि कोई कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाए, या फिर कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं बन सकेगी, या अगर बांग्लादेश नेशनल पार्टी किसी के साथ इत्तेहाद करे तो वो किसके साथ हो सकता है? अल्टीमेटली क्या आपको सूरत बनती हुई नजर आती है इन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन? देखिए अब्दुल्ला, ये तो पहले ही तय है कि अलायंसेस ही इलेक्शन लड़ रहे हैं और अलायंस ही गवर्नमेंट बनाएगा। एक अलायंस जो है वो BNP हेड कर रही है और दूसरा अलायंस जमात इस्लामी हेड कर रही है। जमात इस्लामी को तकरीबन 11 जमातों की हिमायत हासिल है और 8 के करीब बड़ी अहम जमातें हैं जो कि BNP की भी हिमायत कर रही हैं। तो दोनों अलायंस ही है। मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों आपस में मिल जाएं। वहां पर यहाँ पर कोई कौमी हुकूमत की बात नहीं हो रही। इंटरिम गवर्नमेंट जो शेख हसीना के बाद बनी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की, वही कौमी हुकूमत है जिसके ऊपर सारी जमातों ने एतमाद भी किया, इलेक्शन के ऊपर पूरा एतमाद किया, इसीलिए रूल्स ऑफ द गेम के ऊपर वो आए हैं सामने। तो जो तारिक रहमान है जो कि BNP के लीडर हैं, खालदा ज़िया के बेटे हैं, ज्यादा वक्त इन्होंने बाहर गुजारा, एग्जाइल में रहे। आपको पता है खालदा ज़िया खुद भी एग्जाइल में रही शेख हसीना के दौर में। और दूसरे लीडर हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान जो कि जमात इस्लामी के हैं।
और इनका पूरा बैकग्राउंड है। जमात इस्लामी के तकरीबन 5 लोगों को फांसियां दी गई, जेलों में रखा गया, इनको गद्दार करार दिया गया और इन 1971 में जो इन्होंने हमायत की थी उस वक्त जो मरकजी हुकूमत थी पाकिस्तान की, तो उसका जो जिसे यहाँ पर स्टिग्मा उसे कहते हैं, वो स्टिग्मा रहा। लेकिन अब जमात इस्लामी उससे अलग हो गई है और जमात इस्लामी ने अपने आप को एक मुतबादिल के तौर पे पेश किया। तो दोनों के दरमियान एक बड़ा फर्क हम देख रहे हैं और एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि क्लास डिवीजन भी कि वो जो गरीब आदमी है, पुअर आदमी है, ज्यादातर हम देख रहे हैं कि वहां से जमात इस्लामी की हमें आवाज आती है, बीएनपी की भी आवाज आती है, ये नहीं है। लेकिन जो मतमवल है और मिडिल क्लास है वो बीएनपी की बात करते हैं, वहां पे भी जमात इस्लामी है, ऐसा नहीं है। तो मिक्सचर है, क्लास सिस्टम हमें डोमिनेंट नजर आता है। बिल्कुल, हमें समझ आ गई आप एग्जैक्टली क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं। एजाज, ये भी बताइएगा कि आप पार्लियामेंट की तरफ भी गए, वो बिल्डिंग्स भी आपने देखी, उसमें भी हम थोड़ा सा एक कंपैरिजन चाहते हैं, एक्सेस, सिक्योरिटी। हम ऑब्वियसली ये बड़ा पहली बार हो रहा है कि हमारे नुमाइंदे जो हैं वो बांग्लादेश गए हुए हैं, इलेक्शन कवर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सो हम वो एक सेंस जो है आपके थ्रू जानना चाह रहे हैं। हुमा, मुझे पहली दफ़ा बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसका एक्सेस दिया गया। मैं बांग्लादेश की पार्लियामेंट के अंदर जियो न्यूज़ की टीम गई और फॉरेन ऑब्जर्वर्स थे, मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स थे, पॉलिटिशियंस थे दुनिया के, उनके साथ हमें भी एक्सेस दिया गया। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी 3 रुकनी वफद था उसमें। तो हमने जो बांग्लादेश की पार्लियामेंट देखी, हमें बड़ी खुशी भी हुई कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट का जो आर्किटेक्ट है बड़ा खूबसूरत है। ये पार्लियामेंट 1961-65 के दौरान जनरल अयूब खान के दौर में ये तामीर हुई थी। इनिशियली ये पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर था, बाद में इसे मशरक़ी पाकिस्तान की असम्बली भी करार दिया गया और फिर बाद में जो वाक़यात हुए 1971 के, उसके बाद ये 1972 में इनकी बाकायदा पार्लियामेंट बनी। 1970 के इलेक्शंस में, जो कि 1970 के इलेक्शन में अवामी लीग बनी थी, तो इसको इनकी पार्लियामेंट का दर्जा दिया गया और इसी से 1972 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनका बांग्लादेश का, वही मंजूर किया गया। तो बड़ा खूबसूरत आर्किटेक्ट है। अच्छा एजाज, और वैसे जनरली मतलब आप एक पाकिस्तानी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, आप वहाँ इलेक्शंस कवर करने गए हुए हैं, आवाम से आपकी मुलाकात होती होगी। हाउ डू यू फील अबाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज? क्या आपकी क्या सेंस है? हुमा, full of love. They are so much loving. They welcome us. हमें खुशामदीद कहते हैं, हमसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, हमें कहते हैं कि वो पाकिस्तान के ड्रामे देखते हैं, पाकिस्तान के जो खाने उन्हें बड़े पसंद हैं, वो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और जो बड़ी बात है, मेरे ख्याल में जो ट्रैवल और टूरिज्म का बिजनेस है, पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो उस पर तवज्जो दें। वो जो बांग्लादेश के अंदर आम आदमी पाकिस्तान आना चाहता है, पाकिस्तान को देखना चाहता है, पाकिस्तानियों से मोहब्बत का इज़हार करता है, और हम भी जाना चाहते हैं डेफिनेटली। जी, जबरदस्त। हाँ, अच्छा दिस इज ऑल्सो चेंज इन द एनवायरनमेंट ना। एजाज, थोड़ा सा हमें ब्रीफली बताते हैं, जिस तरह हमारा एक पार्लियामानी निज़ाम है, सूबे हैं, वहाँ पे डिविजन्स होते हैं, लेकिन डिविजन्स आर रन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स, सो उनकी यहाँ वफाक ही है और वही तमाम निज़ाम चलाती है। जी, इसमें कोई शक नहीं है। उनके यहाँ जो तकसीम है वो 8 डिफरेंट डिविजन्स इन्होंने बना दी गई है और फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी। हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट मेयर होता है। जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है इनकी, बड़ा रोबस्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो भी डिपेंड मरकज के ऊपर ही करता है फंडिंग वगैरह के लिए। सो मरकज इज मोर पावरफुल। बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर आपको जहमत देंगे एजाज, अभी हमारे पास टाइम जरा शॉर्ट है, बट थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस फ्रॉम अ बिजी स्केड्यूल, क्योंकि जाहिर है इलेक्शन की एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है। दैट्स राइट। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक जी। अब कल एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी ऑन एक्स एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सिंध हुकूमत अपने आला तालीमी इदारों पर फ़ख्र करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि 17 साल में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई हैं। 30 नई यूनिवर्सिटियाँ हैं, 18 नए कैंपसेस हैं। कुछ में हमें भी जाने का इत्तेफाक हुआ है, जिस तरह IBS अकरम गए। स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस, बड़ा अच्छा माहौल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, खुशी होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंपसेस भी हैं जहाँ इंतज़ामी मामलात जिन लोगों के सुपुर्द हैं उनका रवैया खुद हुकूमत के लिए नदामत का बाइस बन रहा है। दादू सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस के इंचार्ज अजहर शाह की सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें जाहिर है वो पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, नशे में धुत हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी किसी से बातें करते हैं, कभी अंग्रेज़ी का कोई कंपटीशन होता है, कभी उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता। और ये पहली बार नहीं है कि इनकी तलबा शिकायत करते रहे हैं। अक्सर ये नोट हुआ कि जी अपने होश में ये आते ही नहीं। He is drunk and then he comes to the job. No, really? Yes. Okay, we need to and find out what's going about on. और let's find out. राना जावेद हमें बता रहे हैं। राना जावेद क्या मामला? राना जावेद, ये वीडियो तो जो एक हमने देखी जिसमें लिटरली उन्हें सहारा दे के खड़ा कर रहे हैं, फिर वो एक अंग्रेजी का कंपटीशन हो रहा है उनका, और वो जो कह रहे हैं वो भी सबके सामने है। ये एक ही दिन की वीडियोस हैं सारी। एंड ऑल्सो हम बिल्कुल इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहते। मतलब आपने अभी ड्रंक वाली बात की है, हो सकता है कोई मेडिकल इशू भी हो, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या मसला है उधर उनको। बिल्कुल अब्दुल्ला और हुमा, एक तो ये एक वीडियो नहीं है और ये एक ही वक्त की एक दिन की नहीं है, ये मुख्तलिफ औकात की मुख्तलिफ वीडियोस हैं ये जो मतलब यहाँ पर आई है। और ये पहली बार नहीं हुआ जब स्टूडेंट्स और टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि काफ़ी टाइम गुजरा होगा और काफ़ी टाइम से सिलसिला चलता आ रहा होगा। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो फिर मजबूरन टीचर्स जो और जो वो स्टूडेंट्स उन्होंने बाइकआउट का फैसला किया क्लासेस का, तो ये काफ़ी अर्से चलता आ रहा था। और मुझे अब्दुल्ला ने एक बात की, मैं भी बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन रात जब मेरी वाइस चांसलर साहब से बात हुई इस यूनिवर्सिटी के और फिर जो दीगर वहाँ टीचर्स नुमाइंदे हैं स्टूडेंट से बात हुई, उसके बाद फिर मैं ये बात कर सकता हूँ कि जो कमेटी कायम की गई है, इंक्वायरी कमेटी, उसके पास कंप्लेंट यही आई है कि ये नशे में होते हैं और वो बैना तौर पे ये नशे में होते हैं और अपने होश हवास में नहीं होते हैं। और जब भी क्लासेस में भी जाते हैं तो उस वक्त भी ये अपने होश में नहीं होते और बहकी बहकी सी बातें करते हैं। ये शिकायतें फिर इनका रवैया, इनका बात करने का स्टाइल, इनका एटीट्यूड, फिर स्टूडेंट्स को हरेस करना एक तरीके से कि नशे के हालत में कहते हैं। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि मुझे मेरे रात जब भाई जामिया से बात हुई है, कमेटी के अरकान से बात हुई है, तो उन्होंने ये अल्फाज कोट किए कि हमारे पास ये शिकायत आई है। अदरवाइज हम भी एहतियात करते कि ऐसी ये अल्फाज इस्तेमाल ना करता। शिकायत अगर आ गई है तो क्या करना है? मतलब कोई कमीशन बिठाया गया है, कोई कमेटी है जो इनका बिहेवियर चेक कर रही है, या मेडिकल होगा? मतलब ये आगे बात किस तरह अब रिजॉल्व होगी? बिल्कुल, मेरी रात असातिज़ा से और स्टूडेंट से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि काफ़ी तवील अरसे से कर रहे थे और वाइस चांसलर साहब जो फतेह मरी साहब हैं उन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया कुछ महीने कबल, उन्हें शिकायत की थी, लेकिन वो चूँकि नए नए आए हैं, उन्हें अभी ज़्यादा मामला कलम नहीं है, तो उन्होंने कोशिश की थी कि बातों से चीज़ हल हो जाए मामला। लेकिन मामला इस हद तक निकल गए कि स्टूडेंट्स ने बाइकआउट किया और बाइकआउट करने के बाद मामला जो है वज़ीर जामियात एंड बोर्ड्स इस्माइल राव साहब तक शिकायत पहुंची, तो उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने ये अहकाम जारी किए पहले कि इनके खिलाफ कमेटी कायम की जाए। लेकिन उसके बाद भी जब टीचर्स ने और बच्चों ने बाइकआउट नहीं खत्म किया क्लासेस का, उसके बाद इस्माइल राव साहब ने ये ऑर्डर्स जारी किए कि इनको ओहदे से हटा दिया जाए। तो रात हमारी वाइस चांसलर फतेह मरी साहब है जी, ये अजहर शाह साहब जो हैं, जो इंचार्ज हैं दादू सिंध यूनिवर्सिटी के, इनकी बैकग्राउंड भी बताएं। इससे पहले ये कहाँ पोस्टेड थे और किन किन ओहदों पर फाइज रहे हैं बेसिकली, और इससे पहले कोई शिकायत रही हैं इस ज़मीन में? जी, ये मुसलसल 20-22 साल से सिंध यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है। ये मेन कैंपस में थे और मुख्तलिफ जगह रहे हैं और इनके खिलाफ शिकायत मेरी रात बात हुई तो वाकई इनके खिलाफ माजी में बहुत सारी शिकायत इसी किस्म की इनके रवैये के खिलाफ, इनकी हालत के खिलाफ कोर्ट होती रही है। सबसे अच्छी बात जो कि कल जो इस्माइल राव साहब ने एक्शन लिया और जो कमेटी कायम की गई, उसके बाद वाइस चांसलर ने इनको ओहदे से हटा दिया है, सस्पेंड नहीं किया है। हालांकि जो इस्माइल राव साहब ने ऑर्डर जारी किए तो उसमें ये कहा गया था कि इनको सस्पेंड करते हैं, लेकिन सस्पेंड नहीं किया गया। रात में वाइस चांसलर से बात हुई, कहा कि हमने इनको ओहदे से हटा दिया, जो उससे बड़ी सजा होती है सस्पेंड करने से। और उसके बाद इंक्वायरी जो होगी, इंक्वायरी की अच्छी बात है कि इंक्वायरी जो कंडक्ट की गई उसके जो सरबराह हैं डीन बिजनेस एंड कॉमर्स डॉक्टर जावेद साहब, वो उनकी एक बड़ी अच्छी शोहरत है सिंध यूनिवर्सिटी में। वो एक गैर जानिबदार किस्म के इंसान है और वो हमेशा उनका एक नाम रहा है। तो उनके एक सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम की, जिसके बाद राना जावेद, that's all the time we have, और बड़ी
किस्म की ट्विस्टेड किस्म की बात है। पहले तो स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा एंजॉय किया होगा उनको, बट ऑब्वियसली दैट कैन नॉट गो ऑन। अच्छा, कल शाम में एक्चुअली वज़ीर आज़म की तरफ से अहकामात आ गए थे कि इस पे ज़रा गौर व खौस किया जाए, दोबारा इसकी रिव्यू की दरख्वास्त भी दी जाए। सोलर नेट मीटरिंग की बात, सोलर नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग जिसको कन्वर्ट किया गया था, सोलर नेट मीटरिंग की पॉलिसी का खात्मा हुकूमत के लिए भी आसान साबित नहीं हो रहा है। क्या इत्तेहादी हैं, क्या अपने लोग हर तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। ये समझा जा रहा है कि IPP माहिदे के तहफ़्फ़ुज़ के चक्कर में अपने लोगों की सरमायाकारी पर ज़रब लगाई जा रही है। इसके अलावा ये फैसला हुकूमत की अपनी क्लीन एनर्जी पॉलिसी से भी मुतसादिम है। यहाँ तक कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के अपने लोग भी हुकूमती पॉलिसी से इख्तलाफ करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी भी नेपरा के नेट बिलिंग ख़त्म करने के फैसले से मुत्तफ़िक नहीं है। और फैसल वाउडा ने कहा कि नेट मीटरिंग के पुराने मुआहदे की खिलाफ वर्जी से हुकूमत को फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन सियासी साख बुरी तरह मुतासर होगी। शायद यही वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस जो है वो ले लिया है और हुकूमत नेपरा में इस फैसले के खिलाफ अपील भी करेगी ताकि मौजूदा सार्फिन के मुआहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। हम कल से एक्चुअली यही बातें कर रहे थे कि क्यों हो रहा है। अब वफाकी वज़ीर बिजली और तवानाई उवैस लगारी ने कल प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ये इंकशाफ किया कि हुकूमती इत्तेहादियों के साथ खुद उनकी अहलिया भी इस फैसले की मुखालफत कर रही हैं और उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक पुराने सोलर सार्फिन के लिए 1 माह तक नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली नहीं की जाएगी। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लोग जो हैं वो आपकी इस जो नई पॉलिसी है इसके खिलाफ बोल रहे हैं, बहुत खुल के इसकी मुखालफत कर रहे हैं? मीडिया का ट्रेंड देख के, मीडिया का ट्रेंड, सोशल मीडिया का ट्रेंड देख के। अच्छा, एक ट्रेंड बन गया है। मेरी अपनी बीवी मेरे पीछे पड़ गई, तुमने क्यों मेरे बिल के अंदर इजाफा करवा दिया ये नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे जाके। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी साहिबा, वेल डन। वज़ीर आज़म साहब खुद भी इससे मुतमिन नहीं है आपकी इस नई पॉलिसी? प्राइम मिनिस्टर साहब की आज हदायत ये है कि पावर डिवीजन एक तो रिव्यू फाइल करे और अभी नेट बिलिंग के ऊपर ना जाए, नंबर 1, जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं। नए वाले चले जाएंगे, जो भी आएगा उसने इन्वेस्ट करना। पुराने सार्फिन जो हैं वो अभी उनको आप तंग नहीं करें। पर प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म के मुताबिक उनको नेट बिलिंग पे नहीं लेके आया जाएगा, नेट मीटरिंग जारी रहेगी। जब नेपरा अपनी महीने के बाद जो भी जी नोटिस इसका जाएगा, 1 महीने का टाइम होता है, तो नेपरा उन नॉन नेट मीटर्ड कंज्यूमर्स और नेट मीटर्ड कंज्यूमर्स को अपनी अदालत में बुलाएगा, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा और हमारा भी। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कोई इनोवेटिव सोल्यूशन इस किस्म का लाओ कि एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स के ऊपर नेट बिलिंग की तरफ भी ना लेके जाओ, लेकिन उनकी वजह से जो बाकी 3 करोड़ 45 लाख जो कंज्यूमर है उसके ऊपर जो बोझ एक्स्ट्रा 80 से 100 अरब रुपए का इनकी वजह से पड़ेगा, उसको भी किसी तरह मैनेज करके। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक नेपरा फैसले के खिलाफ पावर डिवीज़न को मौजूदा सारिफीन के लिए फ़ौरी नज़रसानी का कह दिया गया है। यहाँ से फैसला आता है वहाँ वो अपनी जगह ज़ाहिर है ठीक ही समझते हैं उसको, उसके सिलसिले में तौजीहात भी पेश की जाती हैं, लेकिन फिर वज़ीर आज़म भी इस मामले पे सोचने पे मजबूर होते हैं और उसके रिव्यू की बात आ जाती है। हम इसी पे ज़रा बात करते हैं क्योंकि अपोजिशन में भी शदीद आवाज़ें उठ रही थी और अपोजिशन से ही डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, मतलब दीगर जमातें जो अपोजिशन में आज सच पार्लियामान में नहीं है लेकिन अदरवाइज हुकूमत की मुखालिफ आवाज़ें समझी जाती हैं जो कि वक्त में नहीं हुआ करती थी, उनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं। और आपको पता ही है साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना है। सर सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे कि नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी सामने आते ही उस पर हर तरफ से तनकीद ऑब्वियसली शुरू हो गई है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि हुकूमत ने सूरज पर ही टैक्स लगा दी है। मतलब आपको पता है, बात तो हम बड़ी अच्छी तरह बना लेते होते हैं, तो ये इतना बड़ा मसला क्यों है? पाकिस्तान में तो सोलर एनर्जी सार्फिन की तादाद कोई ऐसी ज़्यादा भी नहीं है, मतलब इतनी टेंशन 4.5 लाख कंज्यूमर्स की बात हो रही थी, 5 से ज़्यादा नहीं है जो नेट मीटरिंग पे थे।
एक 2-3 वजूहत हैं जिसकी वजह से ये मसला बना हुआ है। एक तो ये कि हुकूमत आज से कुछ माह पहले तक तो इनकरेज करती थी लोगों को कि आप सोलर लगाएं। शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे थे कि हम तो एक सोलर रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, इस पे ईंधन भी इस्तेमाल नहीं होता, फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं लगता, सोलर लग जाएगा, कितनी अच्छी बात है। तो लोगों ने फिर सोलर लगा दिया। आपने 60 रुपए बिजली का बिल कर दिया यूनिट का, तो लोगों ने लगा दिया सोलर, जिनको 18-20 रुपए कॉस्ट आती है सोलर की, क्योंकि उन्होंने मतलब पैसे जमा करे, किसी ने कमेटियां डाली, किसी ने कर्ज लिया रिश्तेदारों से, किसी ने पैसे जोड़ के बड़ी मुश्किल से सोलर लगाया। और जब सोलर लगाया तो आपने कहा अच्छा हम तो 8 रुपए में लेंगे आपसे सोलर, या हम आपसे ग्रॉस मीटरिंग करेंगे, दोनों तरफ सेल टैक्स लेंगे, आप तो बेचते हुए भी सेल टैक्स लेंगे, खरीदते हुए भी सेल टैक्स लेंगे। तो एक तो ये वजह है कि आप अपनी पॉलिसी से मुकर गए। दूसरी वजह यह है कि आप कह रहे हैं कि ये आप जो सोलर सार्फिन है इनकी वजह से 200 अरब रुपए का गरीब सार्फिन को नुकसान हो रहा है। अगर ये बात ठीक है तो 200 आप 101 अरब यूनिट बेचते हैं तो आप 100 अरब यूनिट बेचते हैं तो आप 2 रुपए बिजली सस्ती कर देते। अगर ये सचमुच बात यह है कि सोलर सार्फिन बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप जब पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको बिजली की कीमत कम करनी चाहिए, आप तो वो कम नहीं कर रहे। और तीसरी बात यह कि आप तो सिर्फ सेल टैक्स दोनों तरफ लेने की तो आपने इरादा कर लिया कि सेल टैक्स इधर भी दोगे, सेल टैक्स उधर भी दोगे, तो इसका तो बिजली के महकमे तो कोई फायदा नहीं होगा, इसका फायदा तो FBR को होगा। सो ये जो हुकूमत की जो बातें हैं वो गैर मंतकी लग रही हैं लोगों को, और हुकूमत की पॉलिसी चेंज की है, ये दिस इज द मनी ग्रैब, वो ज्यादा पैसे खींचना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वही सोलर आप जो बिजली खरीदते हैं कायदे आजम सोलर से, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने लगाया था अपने हाथ से, उससे आप 42 रुपए की बिजली लेते हैं, लेकिन एक आम सारिफ से जो उसका भावलपुर में घर है उससे आप लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दोहरे स्टैंडर्ड्स हैं, इसकी वजह से लोग जो है वो तनकीद करते हैं। सर अब नेट मीटरिंग ख़त्म हो तो ये मसला ज़ाहिर है हुकूमत शायद इस तरह हल कर ले कि बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ा ले, मतलब इसका कोई और रास्ता क्या है, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, ये भी हमारे देखने वालों के लिए, समझने वालों के लिए एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाट इज़ द वे आउट नाउ। क्या हुकूमत ने बिजली की चोरी में कमी की है पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, जब से 4 साल से शहबाज शरीफ साहब हैं हमारे यहाँ वज़ीर आज़म? क्या हुकूमत ने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कोई कमी की है? क्या हुकूमत ये कह सकती है कि वो सिर्फ जो मेरिट ऑर्डर है नेपरा का उसके मुताबिक बिजली बनाती है? क्या हुकूमत ये बता सकती है कि जो LNG वो $8 में खरीदती है, 6 या $7 में, वो पावर प्लांट्स को, अपने ही हुकूमत के पावर प्लांट्स को $11.5 में क्यों बेचती है और वो $4.5 $5.5 किधर जाते हैं? क्या हुकूमत ये बता सकती है कि ऐसे क्यों डिस्कोज हैं जिसके अंदर 40% बिल रिकवरी नहीं होती है लेकिन उनको बिजली दी जाती है? जब हुकूमत इन बातों को ठीक कर ले तो उसके बाद फिर हुकूमत के पास बहुत सारी चीज़ें दावे पे हो जाएंगी। लेकिन एक तरफ आप सर्कुलर डेट खड़ा करते हैं, उसके बाद आपने 2 महीने पहले या 3 महीने पहले 3 रुपये 23 पैसे हर कंज्यूमर के, हर सारिफ का बिल में बढ़ा दिया कि ये आप सर्कुलर डेट के जो ऊपर हम सूद देंगे वो सूद के लिए हम आपसे 3 रुपये 23 पैसे लेंगे। तो आप एक तरफ से बिजली बढ़ाए जा रहे हैं, 60 रुपए की बिजली कर दी है आपने टैक्स की तरफ, दूसरी तरफ जो है हम अब कंज्यूमर्स के पास, सारिफ के पास एक चॉइस हो गई है कि वो सोलर लगाया 18-20 रुपए की अपने घर में बिजली बना सकता है, तो आपसे ये 60 रुपए की चीज़ क्यों ले? सो ये हुकूमत ने कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं लेके आए। और दूसरी तरफ ये कि क्या इनकी सोच है, आज भी हम उसी तरीके से बिजली बेच रहे हैं जो 2012 में बेच रहे थे, जब हमारे पास बिजली की शॉर्टेज थी, जब हम पनिश करते थे ज़्यादा बिजली लेने वाले को कि 200 से 201 यूनिट चले जाओगे तो हम तुम्हारा रेट जो है वो सारी बिजली के ऊपर जो है वो 15 रुपए यूनिट से बढ़ा देंगे। तो अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब आप तो इंकरेज करें लोगों को ज़्यादा बिजली लेने का, लेकिन आप थोड़ी सी प्राइस कम करें, इसका 2 पार्ट टैरिफ करें। अच्छा, अब ये बताएं मिफ्ता इस्माइल साहब के जो कुछ हो रहा है उसकी वजह तो वो IPP मुआहदे बन रहे हैं जो कि शायद खाकान अब्बासी और मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुए थे, बताया तो ऑब्वियसली यही जा रहा है। तो आज ये कहा जाए कि वो मुआहदे उस वक्त की ज़रूरत और मजबूरी थे, तो ये एक्सक्यूज़ किस हद तक आप मतलब तस्लीम करेंगे कि वाकई ऐसा ही था? देखिए, शाहिद अब्बासी के दौर में जो 10 महीने वो वज़ीर आज़म रहे थे, कोई भी नया IPP का मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन शाहिद अब्बासी ने एक पॉलिसी चेंज की थी
और वो शाहिद अब्बासी ने कहा था कि आज के बाद जो भी IPP लगेगा वो बिडिंग पे लगेगा, वो आपस में जो सनत सरमायाकार हैं वो बिड करेंगे और जो सस्ता होगा वो लगेगा। ये पॉलिसी गलत थी, बिडिंग के बगैर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने से लेकर नवाज शरीफ साहब के ज़माने तक रही। शाहिद अब्बासी साहब ने वो चेंज कर दी, लेकिन फिर इमरान खान साहब वापस उस पर आ गए, नेपरा की प्राइसेस पे बिडिंग हटा दी। अब भी ये मैं समझता हूँ कि अगर बिडिंग के बगैर लगाएंगे तो महंगे बिजली के घर लगेंगे, आप लोगों को कंपटीशन करने दो। तो एक तो ये चेंज थी। बाकी IPPs के जो माहदे थे वो शाहिद अब्बासी से पहले हुए थे, और ये जो माहदे थे ये 1994 की पॉलिसी, मुशर्रफ साहब की 2002 की पॉलिसी और उसके बाद मियां नवाज शरीफ की 2013 की पॉलिसी, उसी के तहत हुए थे। मसला ये कि आपने ज़्यादा बिजली लगा दी, आपने ये नहीं सोचा कि सब सारी बिजली के डॉलर्स की पेमेंट करेंगे आप, तो डॉलर्स कहाँ से आएंगे, उससे आपका रुपया डिवैल्यू हो गया, आपको और महंगा पड़ने लगा। फिर आपने बिजली इतनी महंगी कर दी कि लोग खरीद नहीं सकते, और उसके बाद फिर आखिर में जो है वो सोने पर सुहागा ये हुआ कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और आपकी सोलर इतनी सस्ती हो गई। लेकिन आप बजे दें कि क्योंकि आपकी महंगी बिजली लगी है इसलिए आप 60 रुपए की बिजली बेचेंगे, 50 रुपए की बिजली बेचेंगे, उसके ऊपर 10 रुपए टैक्स लेंगे, लेकिन जो घरेलू सारिफ है अब तो 18 रुपए की अपनी बिजली लगा सकता है। तो फिर आपने कहा चलो चलो उससे भी हम बिजली अब 8 रुपए की लेंगे, उसके ऊपर भी हम डबल टैक्स लगाएंगे कि बेचते हुए भी टैक्स लेंगे, खरीदते हुए भी टैक्स लेंगे। मतलब हुकूमत जो है वो तो अपनी इनएफिशिएंसी कम नहीं कर रही, अपनी पॉलिसी को बेहतर नहीं कर रही, अपनी चोरी चकारी को नहीं रोक रही, जो नॉट हुकूमत लेकिन जो लोग बिजली की चोरी चकारी हो रही है उनको कोई चीज़ों को नहीं रोक रही, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को नहीं रोक रही, ट्रांसमिशन के गैप्स को फिल नहीं कर रही। बस जो भी आ रहा है कॉस्ट आवाम के ऊपर डाली जा रही है, बोझ आवाम के ऊपर डाली जा रही है। शुक्रिया आपका मिफ्ता साहब। आपका मौक़िफ़ है कि हुकूमत अपनी इनएफिशिएंसी को कम नहीं कर रही है और जो भी बोझ है, और लिटरली लोग इससे बेहतर हैं कि लोग अपने इन्वर्टर्स चेंज करके बैटरीज पे आ जाएंगे। People would not go on with this. Obviously. People would ultimately switch to that. फिर क्या करेंगे? मेरा आपका प्लान C क्या होगा? क्योंकि लोग तो फिर भी आपसे सिस्टम में बिजली खरीद नहीं रहे होंगे। नहीं, और फिर ये प्रॉब्लम एक्चुअली ओवरऑल प्रॉब्लम ये होती है कि एतमाद खत्म हो जाता है कि पहले अगर एक पॉलिसी फिर जो थोड़ी बहुत बिजली लेते हैं ना उसको वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि वो अपने सिस्टम की अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, अपनी बैटरियां इंस्टॉल, किसी ने 8 लगाया हुआ है तो वो 14 कर लेगा अगर उसके पास स्पेस हुई तो, और फिर इस तरह वो अपनी बैटरियों पे आ जाएगा। जब एक बन गई है तो उसको चलाओ, मतलब पूरी दुनिया उसकी वजह से कन्वर्ट हुई है किसी चीज पे, चले पूरी दुनिया नहीं जितने भी लोग हुए हैं, तो लेट इट रन इट्स कोर्स और डू समथिंग। वो एतमाद वाली बात दोबारा आ जाती है। इन एनी केस अगली बात आपको बतानी है, और वी डोंट नो कि ये चीज़ें एक्चुअली कब ठीक होंगी। कराची में बलोच कॉलोनी के करीब 8 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग को आग लगने पर बर वक्त खाली करा लिया गया। बेसमेंट में लगने वाली आग का धुआं जो था वो पूरी बिल्डिंग में फैल गया। रेस्क्यू वर्कर्स और लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इमारत खाली कराई। 4 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल ने आग बुझाने और इमदादी कामों में हिस्सा लिया। मुतासरा इमारत की रिहायशी एक खातून, ये इंटरेस्टिंग है, उनका कहना है कि आग बुझाने के लिए आने वाली गाड़ियों के पास पेट्रोल भी नहीं था और अपनी जेब से 30 लीटर पेट्रोल खरीद कर दिया। ये तो बात मतलब कि माफ़ी नहीं दी जा सकती इस बात पे। ये ऑलरेडी गुल प्लाजा के बाद कितनी बार ये चीज़ें पॉइंट आउट कराई गई हैं कि ना इनके पास पानी होता है, ना इनकी गाड़ियों में तेल होता है। ये दे आर जस्ट देयर कि जी हमारे पास ये चीज़ें तो हैं, खुद ही इस्तेमाल कर लो। डोगर साहब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के फायर स्टेशंस का हाल तो आपको दिखाया था, वो तो देख ही लिया था हमने। सो आप शुक्र करें कि ये चल रहे हैं सारे और निकल आए हैं। अच्छा, एनीवे अच्छा भाई, एक और बात जिसकी हमने बात करनी है, रमज़ान की जब आमद है, लाइक लिटरली ट्यूसडे को मोस्ट लाइकली पहली सहरी होगी। महकमा मौसमियात ने तो यही कहा है, ट्यूसडे को पहली सहरी होगी और बुध वाले दिन पहला रोज़ा होगा। ट्यूसडे को? हाँ 17th है। नहीं, आई थिंक 18th की बात हो रही थी। सो वेंसडे को पहली सहरी होगी। हाँ, सो वेंसडे को पहली सहरी होगी और फिर जुमेरात को पहला रोज़ा होगा। सो उसकी तैयारियां, हर घर की अपनी तैयारी होती है, सो वो चल रही होती है। वो तैयारियां जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन फिर हुआ वही जो होता है। रमज़ानुल मुबारक में चंद दिन रह गए हैं और हमेशा की तरह खाने पीने और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया में अभी से इजाफा होना चाहिए। अभी से क्या मतलब, हफ्ता भी कम रह गया है तो इजाफा तो एक्सपेक्टेड है। टमाटर, प्याज, लहसुन, आलू, मतलब पूरा पकौड़ों का जो निज़ाम है ना, वो सब कुछ तो हो गया ऊपर। और सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं और खजूर, तेल, घी, बेसन, सेब, फल, मतलब यू नेम इट, सब की कीमतें बढ़ गई हैं। चीनी की कीमत में मामूली इजाफा हुआ है।
बेसन की फ़ी किलो कीमत जो है वो 320 से बढ़कर 350 रुपए, थोड़ा करके एवरीथिंग इज़ अप। सो हर चीज़ बढ़ गई है। पहले हम कराची चलते हैं और कराची में क्या भाव चीज़ें मिल रही हैं, पर्टिकुलरली वो चीज़ें जिनकी ज़रा ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे चीनी चाहिए होती है, शरबत चाहिए होता है, घी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, बेसन का इस्तेमाल बढ़ जाता है। सो क्या कौन है कराची में हमारे साथ भाई? कौन है कराची में? रियाज एंडी हमें कराची से बता रहे हैं। और ओवर टू यू रियाज, बताएं क्या चल रहा है? रमज़ान से पहले कीमतों का बढ़ना ऐसे ही है जैसे सूरज का निकलना, बिल्कुल बढ़ी है कीमतें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यहीं से शुरू करता हूँ। तो तेल की कीमत जो 460 रुपये थी, 480 भी मिलता था कहीं कहीं, वो अब बढ़कर 500, 520 और कहीं कहीं 560 रुपये भी फ़रोख्त हो रहा है। तो यस, कीमत बढ़ गई है। इसके अलावा बेसन का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है, पकौड़े इस्तेमाल होते हैं, उसकी कीमत भी 280 रुपये से बढ़कर 320 और कहीं कहीं 340 रुपये तक पहुंच गई है, वहाँ पर भी इजाफा है। इसके अलावा जो फल है उनकी कीमतों में भी एक स्पाइक है। थोड़ी सब्ज़ी की कीमतों को ज़रा इस्तेहकाम था मौसम की वजह से, वो ज़रा गर्मी की शिद्दत बढ़ने से और रमज़ान आने की वजह से वहाँ पर भी आपको स्पाइक नज़र आ रही है। तो ओवरऑल यस, वो जो एक माजी है हमारा कि रमज़ान से पहले और रमज़ान के दौरान कीमतें बढ़ जाती है खाने पीने की अशिया की, वो इस साल भी नज़र आ रहा है। एंड जहाँ तक इंतज़ाम की बात है तो हर इलाके के अंदर एक अपना रेट चल रहा है, जिसकी जो मर्ज़ी है वो चार्ज कर रहा है। लिस्टें लगती हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अमल दरामद है वो बहुत मुश्किल है। यानी जिसका जो दिल चाह रहा है वही रेट चल रहा है। अभी रमज़ान है, खुली छूट है, जिसने जो करना करे। लाहौर चलते हैं जल्दी से, जवाद मलिक हमें बता रहे हैं वहाँ क्या हाल है। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि रमज़ान में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। उसके साथ ही देख रहे हैं कि ताजरों ने कमर कस ली है और बाज़ार में जो सर्वे किया है तो खाने पीने की अशिया, जिसमें ख़ास तौर पर फल, सब्जियाँ और गोश्त ले लें, उसके अलावा मैदा फाइन, चावल, इनकी चीज़ों और खजूरें ख़ास तौर पर, इनकी कीमतें हम देख रहे हैं कि बढ़ना शुरू हो गई हैं। इसमें जो वक्त रमज़ान यकम रमज़ान करीब आता जाएगा, लग रहा है कि इसकी कीमतों में इजाफा होता चला जाएगा। और इस हवाले से ताजरों से जब हमारी बात उनका कह रहा है कि चूँकि डिमांड और सप्लाई, डिमांड बढ़ जाती है चीज़ों की, तो उनके पास फिर और कोई चारा नहीं रहता, वो कीमतें फिर बढ़ जाती हैं। मार्केट मैकेनिज़्म है, मार्केट का निज़ाम है, वो सामने रमज़ान में वो उसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं, उनका इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो इस हवाले से इंतज़ामिया को फाल नज़र आना चाहिए और इस हवाले से जो ख़ास तौर पर फहरिस्त दी जाती है इंतज़ामिया की तरफ से रोज़मर्रा अशिया की, जिसमें खाने पीने की अशिया शामिल होती हैं, आटा, मैदा फाइन, उसके अलावा चावल, फल, सब्जियां, चिकन, मटन, इन पर ये बिल्कुल ज़रूरी है कि सार्फिन को जो कीमतें आम दिनों में होती हैं वही उनको रमज़ान में मिलनी चाहिए। माजी में तो हम देख रहे हैं कि ऐसा कामयाबी नहीं हुई, इंतज़ामिया हमेशा हारी है और ताजर और दुकानदार जीते हैं। इस बार देखिए, अब रमज़ान चूँकि आने वाला है, हम रोज़ इसका सर्वे करेंगे। आज जब हमने बाज़ार में सर्वे किया है तो हम इनकी चीज़ों में कदरे इजाफा नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पर वो आइटम जो फ्रूट चाट में इस्तेमाल होती हैं और ख़ास तौर पर जो सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल होती हैं, उन चीज़ों की चीज़ अशिया की कीमतों में इजाफा अभी से होना शुरू हो गया है और देखते हैं कि रमज़ान के करीब जाकर इनमें किस कदर इजाफा होता है। सो थैंक यू जवाद, आप हमें बता रहे हैं कि आप रोज़ इन चीज़ों का सर्वे करेंगे और हम आपको पता है आप थोड़ा आपने कहा है कि वो बड़ा है। वैसे नाश्ते का सामान देख के तो थोड़ी सी नाश्ते की भूख ही लग गई, याद आ गया। अच्छा, एनीवे और शहरों में भी हम आपको लेके चलेंगे बिकॉज ये होता है हमारे यहाँ। और थोड़े और पता है फल जो है ना अभी नहीं बढ़ना शुरू होंगे, मतलब लिटरली रमज़ान से एक दिन पहले, क्योंकि ज़ाहिर है फल होते हैं फ्रूट चाट में इस्तेमाल। मतलब अगर कोई कुछ भी ना खा रहा हो ना इफ्तारी के अंदर, तो कोशिश यही होती है कि एक फ्रूट चाट और शरबत हो जाए। हाँ, कुछ फ्रूट तो चाहिए होता है ना, कोई अच्छी मीठी नेचुरल मीठी चीज़। कोयटा में भी पता कर लेते हैं और कोयटा में से हमें बता रहे हैं नदीम कौसर। मुबारक की आमद में अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, लेकिन जो अशियाए खुर्दनोश की कीमतें हैं उनमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आटा जो सबसे बुनियादी चीज़ है उसकी कीमत में जो है वो काफ़ी इजाफा हुआ है। 20 किलो आटे का थैला जो है वो
3,000 रुपये में पहुँच गया है, तकरीबन 150 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। अंदरूनी सूबा जो है वो तकरीबन इसकी कीमत जो है 20 किलो आटे की थैले की वो 3500 रुपये तक पहुँच गई है। इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ हैं वो यहाँ महंगी नज़र आ रही हैं। टमाटर है, गोभी है, इसके अलावा मटर हैं, उनकी कीमतों में भी मामूली इजाफा हुआ है। जो गोश्त की कीमतें हैं उनमें जो है मुर्गी का गोश्त है उसकी सरकारी तौर पर जो कीमत है वो 450 रुपये किलो है, लेकिन वो यहाँ तकरीबन 500 550 और कुछ जगह पर 580 रुपये किलो भी फ़रोख्त हो रहा है। जो मटन का गोश्त है वो यहाँ जो है तकरीबन 2200 रुपये से 2300 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है, और बीफ जो है वो तकरीबन 1400 से 1500 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। तो शहरियों का यही कहना है कि रमज़ान मुबारक की आमद से पहले जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। अच्छा जी, अब जरा बात कर लें जो हम बात करना चाह रहे थे। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के पहले प्लेयर ऑक्शंस हुए और टीमों में बड़ी तब्दीलियां नजर आ रही हैं। बहुत सारे खिलाड़ी नई टीमों का हिस्सा बन गए हैं। 3 टीमें तो ऐसी हैं जिनका PSL में सफ़र बिल्कुल नया होगा। आपको पता है ना, रावलपिंडी भी ऐड हो गई है उसमें, और PSL 11 है ये। बाजी के मुकाबले में एक नई न्यू एरा ऑफ PSL कहा जा रहा है ना, मैं कहता हूँ इट इज एक्चुअली द न्यू एरा ऑफ PSL इन अ लॉट ऑफ वेज। एब्सोल्युटली इन अ लॉट ऑफ वेज। नई टीमें, एक पुरानी टीम का ज़ाहिर पर्दे से हट जाना और फिर उसकी जगह रावलपिंडी का ले लेना, फिर 2 एब्सोल्यूट नई टीमें, एक सियालकोट स्टैलियंस और हैदराबाद वाले भी आ गए हैं मैदान में। क्या नाम है? हैदराबाद ने कुछ हैदराबाद ह्यूस्टन समथिंग रखा था। हैदराबाद का एग्जैक्टली क्या नाम डिसाइड हुआ है? जरा अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज हमें दीजिएगा। लेकिन हाँ, हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स। अच्छा, हैदराबाद नहीं, किंग तो फिर कराची भी हो गया। अच्छा, जरा पूछते हैं इसमें। सो PSL इस लिहाज से एक बिल्कुल ही नई शक्ल इख्तियार कर चुकी है और बड़ी कामयाबी से मैं कहता हूँ ये नई शक्ल इख्तियार की है, बिकॉज यू नो द शोज हैव बीन ग्रेट एंड ग्रैंड। और कल की जो ऑक्शन थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बाजों की बिल्कुल बोली नहीं लगी, बाजों के लिए हैरानी भी हो रही थी, बाज टीमों में भी हैरानी हो रही थी कि वो जरा किधर है, उनको जगाया जाए, उन्हें हिलाया जाए। बाजों की किटीज में हम देख रहे हैं कि पैसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं, बाजों की किटीज में अभी पैसे बहुत पड़े हुए हैं। ये इंटरेस्टिंग था टू वॉच ऑल्सो, क्योंकि वो किटी में कितने पैसे रह गए, कितने चले गए, वो भी सब कुछ आपके बड़ा ही नजर आ रहा था, आपके सामने था। हमारे डेप्यूटी स्पोर्ट्स एडिटर एंड सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों मौजूद हैं। फैजान बताइएगा, देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स हैपनिंग दिस टाइम अराउंड इन PSL 11 व्हिच वुड बी हैपनिंग, लेकिन कल तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक राउंड अप हमने देखा ऑफ द प्लेयर्स ऑक्शन। सो आपके टेकअवेज क्या हैं फ्रॉम द यस्टरडे सेशन ऑफ प्लेयर ऑक्शन? फैजान, सबसे पहले तो आप ही बता दें कि आपको किसके पिक पे और ऑब्वियसली बोलियां लग रही थी तो कहां बात जा रही थी, किस पे आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई और किसके ना पिक पे हैरत हुई, वो भी बता देंगे। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज हो रहे थे हैदराबाद के नाम पे। हैदराबाद का नाम हैदराबाद किंग्समैन है, हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन। ह्यूस्टन उन्होंने सिर्फ अपने ह्यूस्टन में वो बेस है तो इसलिए उसको बीच में रखा है, बट ऑफिशियल जो नाम है वो यूज करना चाह रहे हैं PSL के दौरान, वो हैदराबाद किंग्समैन का नाम ही यूज करेंगे जिस नाम से क्रिकेट हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन। हैदराबाद किंग्समैन, चलो किंग्समैन ही करते हैं। और जहाँ तक आप पिक की बात कर रहे हैं, पिक जो मुझे एक बड़ी एक्साइटिंग पिक लगी वो ख्वाजा नाफे की जो पिक थी, जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने उनको हासिल किया। और ख्वाजा नाफे के रसूल के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए काफी इनमें ये कहे कि किस्मत रही। इस्लामाबाद यूनाइटेड उसकी प्राइस बढ़ाती रही और क्वेटा ग्लैडिएटर्स चाह रही थी कि उसको हासिल करे, और 1.1 करोड़ की बेस प्राइस से ख्वाजा नाफे शुरू हुए और 6.5 करोड़ में जाके उनको हासिल किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स से। तो ये एक बड़ी एक्साइटिंग पिक थी। बहुत सारी एक्साइटिंग पिक चल के ऑप्शन में देखी, पहली बार था ऑनर्स के लिए भी, जो टीम स्टाफ था उनके लिए भी एक पहला मौका था, हम कवर कर रहे थे, हमारे लिए भी पहला मौका था। तो एक ओवरऑल बहुत अच्छे अंदाज में PSL न्यू एरा की जानिब जा रहा है। कुछ ऐसे प्लेयर थे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद और हायर प्राइस पे जाए। एडम ज़ेम्पा के हवाले से हमें उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो बहुत हायर प्राइस पे जाएंगे, बट 4.5 करोड़ में ही उनको हासिल कर लिया कराची किंग्स ने। दीगर भी ऐसे प्लेयर्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, शायद जैसे साउथ अफ्रीका के टोनी डिसॉसी, वो शायद उसकी प्राइस ले लेते बट उनको नहीं हासिल किया गया। इस तरह की सारी चीजें थी, बट ओवरऑल टीमों ने अपनी स्ट्रेटजी अपनाई। पेशावर ज़ल्मी काफी देर तक अपना किटी रोक के रहे, काफी देर तक अपना पर्स रोक के रखे, काफी एंड में जाके ज़ल्मी ने अपने पैसे खर्च करना शुरू किए। एंड में उन्होंने अपना बजट बचाए रखा। तो अभी उनको यही था कि वो उस टाइम पे प्लेयर्स को बाय करने जाए जब कुछ प्लेयर्स अपनी बेस प्राइस को रेलीगेट करने के बाद दोबारा अवेलेबल हो। तो वो उनकी स्ट्रेटजी थी कि शुरू में उन्होंने अपना पर्स बचाए रखा और एंड में उसको यूज किया था।
सो उनकी ये स्ट्रैटेजी रही है, आपने ज़ाहिर कवर किया सिकंदर और हम सब ने बैठ के देखा ऑन सोशल मीडिया। सिकंदर प्लीज, सबसे पहले तो ये नसीम शाह मतलब बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर टू बी ऑक्शन्ड, 8 करोड़ 65 लाख, और ये रावलपिंडी का हिस्सा बन गए। योर थॉट्स ऑन दैट? फ्रॉम इस्लामाबाद टू रावलपिंडी नाउ, एडजेसेंट सिटीज। यस, मुझे बहुत ही ज्यादा शौक हो रहा है एक चीज का। देखिए, मैंने कल पूरा नहीं देख सका था, इसलिए कि मेरा अपना शो भी चल रहा था, कल अफगानिस्तान का मैच भी चल रहा था, तो मैं उसमें इन्वॉल्व था और डायरेक्ट ऑन द न्यूज के ऊपर था, तो मैं पूरा नहीं देख सका, मगर जो हिस्से मैंने देखे आई वाज शॉक्ड। जो मेरे लिए शॉकिंग खबर ये थी कि जो पाकिस्तान के लिए करना अब इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि इससे आप अंदाजा लगाएं कि फरहान जो सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान के लिए कर रहा है, वो बेचारा 5 करोड़ में बिका, और वो लड़के जो पाकिस्तान टीम में खेल ही नहीं रहे, बाहर बैठे हुए हैं, पानी पिला रहे हैं, वो 8-8 करोड़ में चले गए। तो इसकी क्या अच्छा चले सिकंदर, ये तो फ्रेंचाइजीज है ना, तो ये तो अपनी रिक्वायरमेंट है ना, अपनी तरफ से सोच रही हैं। सर मैंने आपने बात ही नहीं सुनी मेरी, मैं कह रहा हूँ कि बात सुनाएं। मुल्क के लिए जो वैल्यू है वो नहीं है। अब सारों का इंटरेस्ट, मैंने आपको शायद एक दफा बताया था कि मेरे पास एक इंडियन फैन का एक मैसेज आया जो अभी तक मेरे टेलीफोन पे जब चाहें आप लोग देख सकते हैं, कि वो कह रहा था कि सिकंदर भाई, मैं पार्क में वॉक कर रहा था तो एक क्रिकेटर कोचिंग कर रहा था, और मैंने जब उनकी बातें सुनी तो कोच कह रहा था कि आपके बच्चों को मैं ऐसा सिखाऊंगा कि इंडिया से खेलेंगे। पेरेंट्स ने कहा ना, इन्हें इंडिया से नहीं खेलना है, इनको सिखाएं कि ये IPL कैसे खेलते हैं। तो ये अप्रोच हो गई है लोगों की। पाकिस्तान के लिए जो लोग कर रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जितने भी, अभी मुझे नहीं पता, मैंने पूरी लिस्ट नहीं देखी कि वो लड़के जो अंडर 19 के थे, वो लड़के मां सदाकत, क्या उसका नाम आया, और बहुत से लड़के जो अंडर 19 पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो यही वजह हो गई है कि अब हम फैजान से पूछ लेते हैं। फैजान, हमारा जो अपना अंडर 19 का टैलेंट है या डोमेस्टिक के जो लड़के हैं, इनमें से कितने लोग आपको इन टीमों का हिस्सा नजर आ रहे हैं? समीर मिनाज के लिए कल बड़ी फाइट हुई है। समीर मिनाज अच्छे 2 करोड़ के लगभग बिके हैं, मां सदाकत भी इसका हिस्सा। तो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 8 टीमों को बनना है, 8 टीमों को हर टीम चाहती है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसे मिल जाए, जो कॉम्बिनेशन बन रही है बेसिकली। और जब पाकिस्तान टीम को आप देख रहे होते हैं तो आपको वो 16 लड़के वहाँ पे खेलने हैं। यहाँ पे 8 टीमों में आपके तकरीबन 100 लड़कों को, 100 से ज्यादा 150 के लगभग लड़कों को अकोमोडेट करना है, तो उसके हिसाब से टीम बनती है। फ्रेंचाइज क्रिकेट की यहाँ पे मैं सिक्कू भाई को मैं कुछ उनके अपने ओपिनियन है, बट फ्रेंचाइज क्रिकेट की साइंस अलग हो जाती है, उसको चलाने का तरीकाकार अलग हो जाता है, नेशनल टीम के फॉर्मूला बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो इससे मैटर नहीं करता कि कोई नेशनल टीम में है या नहीं है, उसकी फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी नेशनल टीम से नहीं खेलते, पर उनकी फ्रेंचाइज, यहाँ आजम खान की मिसाल ले लें, पाकिस्तान के जो एक एग्रेसिव बैटर है, तो पाकिस्तान टीम से नहीं खेल रहे होते, पर दुनिया भर की फ्रेंचाइज क्रिकेट में उनकी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान का खेलना कोई वैल्यू नहीं है या उस प्लेयर को बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। हर जगह की, हर प्लेयर की अपने हिसाब से एक वैल्यू बनती है, उस कंडीशन के हिसाब से, उस टीम के हिसाब से। और सेकेंडली जो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, अब जो प्लेयर जिस फॉर्म में होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी, उसको उसके हिसाब से ऑप्शन में पैसे मिलेंगे। ये नहीं होगा कि अगर एक जूनियर प्लेयर है तो उसको कम ही पैसे मिलेंगे। ऑप्शन में ये साबित हो गया कि अगर एक जूनियर प्लेयर पाकिस्तान की उस फ्रेंचाइज की रिक्वायरमेंट है, तो जूनियर प्लेयर को 12 करोड़ इट इज अबाउट द रिक्वायरमेंट, प्रिसाइज रिक्वायरमेंट। जी सिकंदर, आपने मेरी बात सुनी नहीं गौर से। मैंने कहा कि पूरा एनवायरनमेंट क्रिकेट का चेंज हो गया है। मैं तो ये कहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं। देखिए, क्रिकेट का जो हमारे दौर में एनवायरनमेंट था कि पाकिस्तान के लिए जो करता था वो तो नई चीजें आ गई ना। आपके दौर में तो लीग्स नहीं होती थी, अब नई चीज है। मेरी बात सुनो, मैं तो यही तो कह रहा हूँ, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है कि अब लोगों का इंटरेस्ट पाकिस्तान की क्रिकेट खेलने से नहीं है। अब पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो लड़कों का, बच्चों का है कि हम किसी तरह IPL में मेरा जो है। अच्छा, आपके बारे में कैरी बैकर हुई थी, लेकिन सिकंदर आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान से खेलने का इंटरेस्ट अंडरमाइन हो सकता है बिकॉज़ ऑफ एनी लीग हैपनिंग इन द कंट्री। और ये फ्रेंचाइजीज अल्टीमेटली तो नहीं देखिए ना कि पैसे कहां से ज्यादा मिल रहे हैं, पैसे कहां से मिल रहे हैं, बोली किसकी लग रही है।
आपको बाजार में बोरी लग रही है अपने PSL की, नॉट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पूरी दुनिया में भी ऑप्शन दुनिया में हो रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, मिजाज बदल गया है, एक अजीब सा मिजाज हो गया कि अपने मुल्क के लिए डिफरेंट है। आप कह रहे मिजाज बदल गया है, ये पैटर्न मिजाज बदल गया है, जो मैं बात कर रहा हूँ। में भी देख लें, फुटबॉल में भी देख लें, जो प्लेयर्स क्लब से सैलरी लेते हैं उनकी सैलरी का एक मयार ही एक अलग लेवल पे होता है, और उनको जो नेशनल टीम से खेलते हैं वो एक अलग होती है। हर स्पोर्ट में जब आप फ्रेंचाइज टीम से खेलते हैं या क्लब से खेलते हैं, उसके अलग पैसे होते हैं और वो हमेशा आपकी नेशनल टीम के पैसों से ज्यादा होते हैं। देखिए, मैं जो आपको बार बार बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसका देखिए पूरी क्रिकेट का मिजाज बदल गया ना, मैं तो यही कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा वो हम मान भी गए और वो तो एस्टैब्लिश हो ही गया ना। वी आर टॉकिंग अबाउट PSL, वो तो फ्रेंचाइजेस, दीस आर नॉट द नेशनल टीम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हुमा, मिजाज की बात ये है कि एक लड़का इन फॉर्म है, फरहान इतनी अच्छे रन्स कर रहा है, वो 5 में चला गया। एक लड़का जो खेल ही नहीं रहा, बाहर क्योंकि वो उनकी जान जिसने ली है वो उसकी टीम कॉम्बिनेशन में उतने में मिल गया और उसको सूट कर रहा था। आई थिंक उसको इतने में मिल गया। अगर कोई और उसके लिए फाइट कर रहा होता, किसी और को उसकी जरूरत होती तो वो 8 में चला जाता। सिकंदर, अगर आपने कमेंट करना है तो फिर उसके बारे में कमेंट करें जिसको किसी ने लिया ही नहीं। मतलब वो भी एक नाम है। हसनैन की बात कर लें, इमाद की बात कर लें, साउथ की बात कर लें। नहीं, ठीक है, उनको नहीं लिया इसलिए कि उनकी जरूरत नहीं होगी उसको, मगर जो यही बात कर रहे थे हम। देखिए, अभी जो बात मैं कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का लेवल है वो अब कुछ नहीं रहा। मतलब है कि आप पाकिस्तान से खेले और पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस I would respectfully मतलब बहुत से रिटायर्ड खिलाड़ी भी हैं, वो उनका भी थिंग ऑल टुगेदर। और पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान से खेलने जैसा ऑनर तो कोई नहीं। अपनी टीम के लिए नहीं खेल रहे, लेकिन वो इधर तो है। पाकिस्तान के लिए खेलने जैसा ऑनर तो कोई नहीं हो सकता। एक लड़का जो पाकिस्तान से खेल ही नहीं रहा, पूरी दुनिया में बस लीग खेला, वो कहता मैं आई डोंट वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान, मैं तो लीग खेलूंगा, मुझे 4 करोड़ मिल जाएंगे, 5 करोड़ साल के मिलेंगे। That is the nature of the game. That is the nature of leagues. मैं तो उसकी अप्रोच की बात कर रहा हूँ ना सर। मैं तो यही कह रहा हूँ, अप्रोच बदल गई। जी सिकंदर, जी फैजान, we'll wrap this up. हमारी तो सोच ही बदल गई है क्रिकेटर्स की। वैसे इनके जमाने में भी हुई थी, वैसे बदल गई है अब्दुल्ला, हमारी सोच बदल गई है, खत्म। अगर पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं रही। सिकंदर, ये आपके भी जमाने में हुआ था वैसे। जी अब्दुल्ला, हमेशा ये होता है कि जो ओल्ड स्कूल थॉट वाले लोग होते हैं वो जिद्दत पसंदी को इतनी जल्दी या किसी की नई चीज इवॉल्व होती तो उसको फौरी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते। शायद आई थिंक अब हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस तरह हमसे पहले वाली या हमारी जनरेशन को बड़ा प्रॉब्लम होता था कि जैन सिंह किस अंदाज में जिंदगी को आगे लेके जा रही है, बट हम उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते, हम उनको अडॉप्ट नहीं करना होगा, उनके साथ को एग्जिस्ट करना होगा। इसी तरह क्रिकेट आज बहुत बदल चुकी है। जो हमारे सीनियर फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनको भी एक्सेप्ट करना होगा कि जो आज या जो कल हमने देखा पाकिस्तान सुपर लीग के ऑप्शन में या जो हम ग्लोबली क्रिकेट में देख रहे हैं, ये अब नए क्रिकेट की रियलिटी है। इसी के साथ हमें आगे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना होगा। अब्दुल्ला, फैजान ने बोला इंशाल्लाह अगले साल में सही हो जाऊंगा। Hopefully yes, you will get used to it. You will get used to it. ये होता है, सीखो इंशाल्लाह। बेसिकली फैजान ने कह दिया कि आपका जरा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है। फैजान, यही आप कह रहे थे। इंडियन ने पहले ही लिख दिया मुझे, रखा हुआ है इंडिया के खेलने के लिए नहीं है। अब इंडियंस कह रहे हैं कि हमारा बच्चा इंडिया के लिए, उनके पेरेंट्स कहते हैं नहीं खेलो IPL। अब हमारे यहाँ भी ये होगा कि पेरेंट्स कहेंगे पाकिस्तान को छोड़ो, पैसा किधर ज्यादा है, PSL खेलो। अच्छा, सलमान आगा तो बहुत ही सस्ते बिक गए। ही इज अ कैप्टन। सॉरी, मैंने कहा सलमान आगा तो फिर बहुत ही सस्ते बिक गए। ही इज द कैप्टन ऑफ आवर नेशनल T20 टीम जो कि वर्ल्ड कप खेल रही है इस वक्त। नहीं, ठीक है, अभी जब वर्ल्ड कप में वो कुछ करेगा तो शायद उसकी वैल्यू क्रिएट हो जाए, तो उसको दूसरे लीग में जाना पड़ेगा। देखिए, मैं तो सोच की बात भी रहे ना शायद। मैं सोच की बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा चेंज आ गया है सोच के अंदर, जो मैं अगले साल तक मेरी सोच सही हो जाएगी। वो तो एस्टैब्लिश कर ही दिया है। We'll give you time till PSL 12 to adjust yourself to this नई सोच। चले एनीवे, ये सारी बात तो हो गई। होता है ना, लड़का सोचता है कि मैं जाऊं पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दूंगा मैं। उसकी सोच में सिकंदर वो पाकिस्तान के लिए ही परफॉर्मेंस दे रहा होगा। आफ्टर ऑल PSL तो पाकिस्तान की टीम में है। अच्छा, यहाँ करेगा तो उसको नेशनल टीम में चांस मिलेगा।
फखर जमान, ये सब बाहर बैठे पानी पिला रहे हो, हाईएस्ट रेट उनकी लगी। फैजान, पानी तो बड़े लोगों इसमें कोई इतना मसला तो नहीं है। पानी पिलाना is a teamwork. I think we should not demean any पानी पिलाना और पानी पिलाने Because we have वाला. done that in the past also. अच्छा, anyway, any thoughts, Faizan? जी फैजान, your closing thoughts on this whole process that you have been a part of as well yesterday. न्यू एरा में एंटर हो रहा है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान सुपर लीग न्यू एरा में एंटर हो गया, नई फ्रेंचाइजीज ऐड हो गई, नए ओनर्स आ गए, नए तरीके से टीम बनाई गई है। एक और चीज मैंने कल ऑप्शन में नोट किया, मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा हमारा अब्दुल्ला कि कल जो पाकिस्तान सुपर लीग का जो शो था, ऑप्शन का जो शो था, बेसिकली हमें समझते हैं कि क्रिकेट बड़ा मेल डोमिनेंट किस्म का स्पोर्ट है। कल का शो अगर आपने नोटिस किया हो तो 4 खवातीन ने पूरा शो चलाया, उन्होंने शो रन किया है कल का, फ्रॉम द स्टेज एंड द स्टूडियो, यस, और 2 स्टूडियो होस्ट करी थी, तो ये एक अच्छा मैसेज किया है कल। बहुत अच्छा था आपके, हमने ट्विटर पे देखा भी था पोस्ट आपने किस हवाले से लगाया था, एंड such a wonderful job. हाँ, it's a wonderful site and competent मतलब लड़कियां, not just you know to fill in the blanks there, तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, अभी फैजान कोई विंडो है अभी जो रह गए हैं, या अभी प्लेयर्स और कोई आना चाहे, मतलब हाउ डज इट वर्क आउट नाउ? जो फ्रेंचाइजर्स के पास अभी देखिए, ये हर फ्रेंचाइज के पास पहले जो इनिशियली पर्स था वो 45 करोड़ का था, और जिससे डायरेक्ट साइन की उसका पर्स एडेड होके 50 करोड़ 50 लाख तक का हो गया था। तो अब कल जितने स्क्वाड बन गए उसके बाद टीमों के पास जो अमाउंट उस 50 करोड़ 50 लाख में से बची है, वो उसके अंदर रहते हुए मजीद प्लेयर्स इसी पूल में से साइन कर सकते हैं अपना स्क्वाड, अगर वो मजीद बेहतर करना चाहे तो। ओके, सही है। बहुत ज्यादा पैसे तो बहुत सौ के पास बचे नहीं, लेकिन फिर भी दे हैव एम्पल मनी टू टू एड अप पीपल। बहुत शुक्रिया फैजान, बहुत शुक्रिया सिकंदर, एंड टेक दैट इन, दिस इज द न्यू एरा ऑफ PSL. Yeah, but also take that some very big names were not even picked, they were not even considered, let's just put it that way. So yeah, this is it, we're going to see you tomorrow inshallah. have a great day, bye.